ये है 2008 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, दैट मींस यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको ये पूछा है। ब्लड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो ब्लड का। और एक चीज यहां एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि डीप डाउन हमने एक्सप्लेनेशन किया है। यहां हमारा कोशिश होगा हट के, जैसा कि हमेशा रहता है, क्वेश्चंस में आपको करवाऊं, इतने क्वेश्चंस करवाऊं ताकि आपको एग्जाम में ना छूटे। देखिए तो सबसे पहला है विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज ए यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? ठीक है, यहाँ O नेगेटिव है, ठीक है, B नेगेटिव है, ये भी है। यहाँ इसको थोड़ा हार्ड किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ आप कर सकते हो, इसको O कर लो, O पॉजिटिव कर लो। ठीक है, O पॉजिटिव कर लो इसको। ठीक है, तो ये O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है या A पॉजिटिव है, ये बताना है आपको। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आपको यूनिवर्सल डोनर का बात करेगा, मतलब सर्वदाता का बात करेगा कौन सा है, तो वो है आपका O नेगेटिव। अच्छे से याद रखना, O पॉजिटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि O पॉजिटिव जो होता है इसमें RH फैक्टर होता है। क्या होता है? RH फैक्टर। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, जिस क्वेश्चंस को मैं जैसे बोलूं वैसे याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, आप बोलोगे क्या है? O नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बना है, वो ये बना है कि ये आखिर यूनिवर्सल डोनर क्यों है। तो याद रखना इसमें आपका एक भी एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई नो एंटीजन। एंटीजन याद रखना, एंटीजन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मत करना यहां। वो क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी है, जहां हिंदी जरूरत पड़ेगा मैं बोलूंगा। डिट्टो आपको हिंदी में भी इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, ये मैं बता दे रहा हूं, बीपीएससी का भी क्वेश्चन। तो क्या है, इसमें एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई भी आपका एंटीजन नहीं होता है। किसमें? आपका O नेगेटिव में। यही क्वेश्चंस आप देखोगे O पॉजिटिव में क्या होता है? RH फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन। ये आपका O नेगेटिव में, इसमें आपका RH फैक्टर भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो O नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। यही अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, तो आपको बोलना है कि सर्वग्राही जो होता है इसमें AB होता है। और सेम यहां आपको कंसेप्ट कनेक्ट कर दिया गया था कि आखिर ये सर्वग्राही मतलब आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो AB होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और जो आपका O नेगेटिव होता है इसमें कोई आपका एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक से दूसरे को जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, उसमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ और क्या चेक किया जाता है? तो ऑप्शन में ब्लड ग्रुप था और साथ में RH फैक्टर भी था। तो याद रखिएगा RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप दोनों देखा जाता है। तो जब भी आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब एक से दूसरे को चढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखेंगे और प्लस उसका RH फैक्टर भी देखेंगे। अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए। कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो आपके दरोगा में ही बने हैं, ठीक है, BPSSC के द्वारा। सबसे पहले याद रखिएगा एक ह्यूमन जो होता है, एक मानव, एक एडल्ट जो होता है, ठीक है, उसमें एवरेज कितना ब्लड होता है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा आपको पूछा गया है कि जो ये ब्लड ग्रुप का हमने बात किया है, इस ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? तो आपको याद रखना है कार्ल लेंसटेनर। क्या याद रखोगे? कार्ल लेंसटेनर याद रखोगे, कार्ल लेंसटेनर याद रखोगे। तीसरा आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर तो कार्ल लेंसटेनर ने किया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने डिस्कवर किया है? तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हार्वे। ठीक है, यहां एक और क्वेश्चन आपका बना था ब्लड से रिलेटेड डिजीज। देखो ब्लड में बहुत सारी चीज हमने पढ़ा है, यहां हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, चाहे वो दरोगा में हो, BSSC में हो, सब कंबाइन करके, चाहे BP ये में हो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। ब्लड ग्रुप किसने किया है? कार्ल लेंसटेनर ने किया है। 5 से 6 लीटर ब्लड क्या होता है? ह्यूमन में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? तो ये बेसिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कैसा होता है? तो आपका बेसिक होता है और इसका जो pH होता है ये 7.4 होता है। तो कैसा नेचर कैसा होता है? तो ये आपका बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, और ये आपका 7.4। और ये लाल क्यों होता है? एक बार ये पूछा गया था, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये आपका लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सडनली यहां से कुछ करने करके डिजीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो
हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन थोड़ा यूनिक आ भी जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओ। तो सोच के इतना फैक्ट मैंने आपको करवा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो एनीमिया होता है, एनीमिया आपको सबको पता होगा, एनीमिया जो होता है क्या है, एक ब्लड डिजीज है, एक ब्लड डिजीज है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनीमिया जो है किस चीज के कमी के कारण होता है, तो वो होता है आरबीसी के। बट वहां जो आरबीसी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं था, मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था। तो एनीमिया क्या होता है, लोगों में क्या होता है, ब्लड का कमी हो जाता है। ब्लड का कमी मतलब आरबीसी का कमी हो जाता है, ठीक है। बट वहां आरबीसी नहीं लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था एरिथ्रोसाइटिस। तो अच्छे से याद रखना, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटिस याद रखना, ठीक है। मेरे अरे बोलो, रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो उसमें लिखा हुआ था वहां एरिथ्रोसाइट, क्या लिखा हुआ था, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है, जो एनीमिया जो होता है, आरबीसी का जब क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, और ब्लड का जब कमी हो जाता है तो आपका ये लिखा जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहां पूछा गया था कि जो अगर, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का बढ़ोतरी हो जाए, तो वहां डायरेक्टली व्हाइट ब्लड सेल नहीं लिखा हुआ था, ल्यूकोसाइट मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का ज्यादा अगर बॉडी में बन जाएगा तो उसको बोला जाता है आपको ल्यूकेमिया। क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। और यही ल्यूकेमिया जो है नॉर्मल टर्म में जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। तो याद रखिएगा, ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है, ठीक है। और ये क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, दैट मींस ल्यूकोसाइट के बढ़ने से क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। एनीमिया को अगर खत्म करना है तो कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो विटामिन B12। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, साइनोकोब्लामाइन। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाया गया था कि विटामिन 12 के कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो आपका एनीमिया। और एनीमिया को अगर सही करना है तो विटामिन B12 लेना होगा, जिसको हम लोग साइनोकोब्लामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ज्यादा हमने डिस्कस कर दिया, बट अगला क्लास में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगा कि फैक्ट टू फैक्ट 4-5 कनेक्ट करके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पूरा जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, कोशिश ये है कि एग्जाम से पहले सबका PYQ कर लिया जाए। अगर इतना डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्पिनिच, ठीक है। स्पिनिच मतलब होता है पालक। देखो ठंडे में गर्मी लगने लगे, आप एसी चला लेते। अब गर्मी क्यों लगने लग गया, क्योंकि जब बोलते हो तो बॉडी क्या है, बॉडी में क्या है, सेल, ठीक है। सेल क्या गया, पूरा गर्मा गया सेल। देखिए तो स्पिनिच, आपको पता है ना, जो हमारा बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, पता है ना, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका स्पिनिच, ठीक है। पालक इज रिच सोर्स ऑफ, ये पालक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो तो पालक किस चीज के लिए क्या होता है, रिच होता है। पालक इज रिच सोर्स ऑफ, पालक किस आवश्यक खनिज के लिए रिच होता है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या आपका फॉस्फोरस। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये है आपका आयरन। क्या है, आयरन। अब यहां अगर मैं लिखता हूं स्पिनिच, अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, स्पिनिच बोले या आपको टोमेटो बोले, टोमेटो। देखो कैसे क्वेश्चंस कनेक्ट करके पूछा गया है, स्पिनिच बोले या टोमेटो, मतलब पालक बोले या टमाटर बोले, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और एक बार बीपीएससी में फॉर्मूला पूछ लिया था ऑक्जेलिक एसिड का 69th में, ठीक है। तो याद रखना सबका, मैंने बहुत, अगर आप स्टेटस के भी क्वेश्चंस फॉलो करते हो ना, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। C2H2O4, ये क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और स्पिनिच में क्या होता है, तो ये होता है आपका आयरन। क्या होता है आपका आयरन, आयरन। और आयरन से देखो किस तरीके से कनेक्ट करवा, आयरन से क्वेश्चन पूछा गया था,
अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, जिस लेवल पे दरोगा को मैंने बारीकी से देखा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे मैं कनेक्ट करवाऊंगा देखना, ठीक है, कहां से क्या पूछा गया है, साइंस से फिर से ज्योग्राफी में कैसे मैं जंप करूंगा, हर एक चीज जो मैंने टॉपिक बोला, अगर आप वो कर लेते हो, प्री क्या होता है, आप अमोंग द टॉपर रहोगे, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब देखो, जो इस स्पिनिच का हम लोग बात किए, स्पिनिच से हमने बताया मतलब पालक, ठीक है, पालक में क्या होता है, रिच किस में होता है, आयरन में होता है। आयरन का क्या होता है, आपका जो लिखते कैसे, याद रखना। अब ये मैं क्यों इसमें बता रहा हूं, क्योंकि आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देखना, 1275 का प्री का ही देख लेना, उसमें सिंबल पूछा हुआ था कि कौन सा सिंबल गलत लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एजी, सिल्वर का एजी लिखते हैं, ठीक है, सिल्वर का एस से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, टीन का एस एन लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से था। लीड जो होता है सीसा, उसको पी बी लिखते हैं, गोल्ड को ए यू लिखते हैं, ये सब पता होना है, ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन। आज क्या रहे हो, सही बता रहा हूं, पूछे गए क्वेश्चन, पेपर उठा के देखो। उसी तरह जैसे कि अभी यहां आयरन आ गया, तो आयरन का एफ ई होता है, और यहां इसको आप 26 लिखोगे, ठीक है, 26 क्या है, इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब यहां आयरन से मैं फिर एक कनेक्ट कर दूंगा, कैसे कनेक्ट करूंगा, पूछा गया था कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, Fe2O3.XH2O, ठीक है, XH2O, ठीक है। और यही आयरन से फिर एक और पूछा गया था, ज्योग्राफी में फिर जंप करोगे तो क्या पूछा गया था, इसका आयसक होता है, लौ आयसक आपने सुना होगा, आयरन और सुना होगा, तो पूछा गया था जो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है, ठीक है, एक बाबूबुदान आपने पढ़ा होगा कर्नाटका में, एक कुदेरमुख आपने पढ़ा होगा। देखो, तो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है किस चीज के लिए फेमस है, तो लौ आयसक के लिए। और लौ आयसक के लिए कौन सा लौ आयसक के लिए, तो हेमाटाइट के लिए। हेमाटाइट क्या है, इसका आयसक है। तो याद रखना, कुदेरमुख का जो पहाड़ी है आपका कर्नाटका में, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, कुदेरमुख का जो पहाड़ी है लो आयसक के लिए, हेमाटाइट के लिए आपका फेमस है। जंग का फॉर्मूला पूछा गया था, इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस का Fe2O3.XH2O याद रखना है। स्पिनिच का क्या है, तो स्पिनिच जो है आयरन में क्या है आपका, इसमें आयरन बहुत होता है, ये चीज याद रखना है। और स्पिनिच और टोमेटो जो होता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद रखना। और यही ऑक्जेलिक एसिड से एक आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया था, देखो कैसे कनेक्ट किया गया कि जो इंक का जो धब्बा लग जाता है, ठीक है, या इंक का धब्बा हो चाहे आपका रस्ट हो, जंग लग जाता है, उसको हटाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, इंक का धब्बा लग जाए या जंग लग जाए, रस्ट लग जाए, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब कुछ देखते हैं, जैसे कि देखो स्पिनिच में मिलता है आयरन, तो जैसे कि देखो ब्लड में क्या होता है, आपको मैं पूछूं ब्लड में कौन सा तत्व होता है, तो आप बोलोगे आयरन, इसीलिए तो हमारा ब्लड क्या है, लाल है, लाल है, लाल है, ठीक है। हम हो, तुम हो, सब हो, और सब का ब्लड लाल है, ठीक है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको खून लाल दिया है। तो ब्लड में क्या है, आयरन है, आयरन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है, इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जिंक आपने सुना होगा, जिंक, ZNC, जिंक। जिंक जो होता है आपका, ये बताओ किस में होता है, तो आपको पूछा जाता है इंसुलिन, इंसुलिन आपको पूछा जाता है। तो इंसुलिन में क्या होता है, तो आप बोलोगे जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। ये कौन है जो अभी कॉल कर दिया बीच में, एक मिनट रुक जाइएगा, इसका हम वाईफाई ऑफ कर देते हैं। चलिए, तो ये आपको याद रखना है क्या होता है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है। ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। और इसी प्रकार से पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है आपका, मैग्नीशियम। क्या है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो आपका मैग्नीशियम होता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, जिंक को लिखते हैं Zn से, ठीक है। तो मैग्नीशियम किस में होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और क्लोरोफिल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, याद करो, याद करो, अरे अभी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोफिल से क्या पूछा गया है, तो क्लोरोफिल से आपका पूछा गया था
क्लोरोफिल से आपका पूछा गया था, ऑप्शन दिया हुआ था। अरे इस बार आपका मैं बता रहा हूँ एफआरओ का था या इन्फोर्समेंट एसआई में, कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया था जो आपका सन का जो रेज है उसको ट्रैप करता है, मतलब सन का जो सूर्य आता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में क्या होता है, आपका मैग्नीशियम होता है, ये चीज याद रखेगा। यहां दिया आपका आयोडीन, आयोडीन याद करो, आयोडीन से क्या क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि जितना भी पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट तत्व आप पढ़ते हो, ठीक है, नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। और धातु का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो चमकीला होता है, ठीक है। तो मतलब कौन सा ऐसा अधातु है, एक ही एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, वो है आपका आयोडीन। तो अच्छे से याद रखना, एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है आयोडीन, इसको आई से लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत एक क्वेश्चन फास्फोरस से भी पूछा था कि जो जैसे कि पोटासियम और सोडियम जो होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, तो पोटासियम एंड सोडियम को हम लोग रखते हैं किरासन में। पोटासियम एंड सोडियम को कहाँ रखते हैं, किरासन में, क्योंकि वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही क्रियाशील क्या है, आपके धातु है, और पहले ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन यहीं से रहेगा, जितना मेरे शब्द निकल रहे हैं कि मैंने बोला पोटासियम एंड सोडियम क्या है, पहले ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है, जिसको एल्केली ग्रुप बोला जाता है, क्षारीय ग्रुप बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोनों जो है आपका, जो पोटासियम और सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होता है और इसीलिए उसको किरासन में रखा जाता है। बट व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो याद रखिएगा, इसको वाटर में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन कम से कम यहां से याद रखो, ठीक है। और कैल्शियम से याद रखिएगा, कैल्शियम जो है कहाँ मिलता है, तो आपका जो हड्डी होता है, हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम, हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम, हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम। ब्लड में क्या मिलता है, आयरन, ब्लड में क्या मिलता है, आयरन। इंसुलिन में क्या मिलता है, जिंक, इंसुलिन में क्या मिलता है, जिंक, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और पालक में क्या मिलता है, आयरन, पालक में क्या मिलता है, आयरन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 पे आते हैं। उसके बाद सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, बहुत ही मजेदार है ये, कि सिल्क रेशम किस कीट के जीव चक्र से चरण से प्राप्त होता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वर्म। देखो सिल्क का जो होता है, ठीक है, सिल्क जो एक, देखो इस तरीके से एक आप देखना, ठीक है, इस तरीके से एक डब्बा टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो डब्बा होता है, ठीक है, ये पूरा व्हाइट होता है, व्हाइट 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 व्हाइट। और इसके अंदर जो होता है एक कीड़ा होता है, कीड़ा आपने देखा होगा, पिलुआ टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, पिलुआ टाइप का। कैसा होता है, पिलुआ टाइप का होता है। आप पिलुआ समझ गए होगे, आप बिहार के तो हो ही, ठीक है। तो इसके अंदर एक पिलुआ टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो पिलुआ टाइप का होता है इसको बोलते हैं लार्वा। और ये जो बाहर का जो बना होता है उजला होता है, इसको बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं इसको, कुकून, ठीक है। तो बाहर जो होता है इसको बोलते हैं कुकून, ठीक है। और अंदर एक पिलुआ टाइप का होता है, इसको बोला जाता है लार्वा। और ये दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है पूपा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये देखना कि पूपा लिखा हुआ है कि कुकून लिखा हुआ है। अगर आपको कुकून लिखा होगा तो कुकून से भी मार सकते, क्योंकि मेनली जो पिलुआ जो होता है इसको झाड़ के निकाल दिया जाता है। आप जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, या शॉर्ट्स में बना दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आप यूज करते हो तभी यूज करना, नहीं तो मत करना, फालतू का टाइम। हमारा तो क्या है, ठीक है, हमारा तो क्या, हमको आगे लेके जाना है तो हम वहाँ वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस डाल देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी ड्रीम डोज के नाम से ही है, ठीक है। अगर यूज करते हो तो, नहीं करते हो मत करना, हम यूट्यूब पे ही वहाँ का भी वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स में। देखो तो ये जो इसको वीडियो में डाल दूंगा, एक उजला होता है तो उसमें ये हो गई थी, ये उजला हो गया, अंदर में क्या होता है, कीड़ा होता है। तो कीड़ा को झाड़ दिया और ये उजला वाला जो होता है वो कीड़ा से ही बनता है, ठीक है। तो ये उजला वाला जो होता है उसी से सिल्क निकाला जाता है। तो कुकुन लिखा होगा तभी भी आप आंसर मार सकते हो, और पूपा लिखा होगा तभी भी, क्योंकि कुकुन एंड लार्वा को मिला के पूपा बनता है। तो पूपा यहाँ लिखा हुआ है तो पूपा आप मार सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या है, तो ये एक कीट होता है, मतलब ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। सिल्क वार्म इंसेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या है, तो ये एक इंसेक्ट है, आपको याद रखिएगा, सिल्क वार्म मोथ, सिल्क वार्म मोथ, सिल्क वार्म मोथ, ठीक है। ये इसको सिल्क वार्म मोथ इसको बोला जाता है, सिल्क वार्म मोथ बोला जाता है। और इंसेक्ट है, ये कीड़ा है। और याद रखना कीड़ा किस जगत में आता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा है, जो फाइलम है वो कौन सा है, वो है एंथ्रोपोडा,
एंथ्रोपोडा मतलब ऑर्थ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। ये किस में आता है? ये कीट में आता है, ये इंसेक्ट में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये चीज आप समझ गए। एग यहां लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बना था एग का जो बाहरी परत होता है, बाहरी परत जो होता है उजला वाला परत, वो किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और यहीं से करने करके 2 क्वेश्चन और आपको पूछा गया अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए कि ठीक है, अंडा का बाहर वाला जो परत होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चौक भी बोलते हैं, चौक जो लिखने वाला, या मार्बल। तो चौक पूछे, मार्बल पूछे, ठीक है, ये सब का जो फॉर्मूला आपको मारना है कैल्शियम कार्बोनेट मारना है, ठीक है। तो ये था कि इसका पुपा से निकलता है आपका सिल्क। सिल्क का कुछ बात और अगर हम ज्योग्राफी में करते हैं तो सिल्क जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तो कर्नाटका करता है, याद रखिएगा। बिहार का सिल्क सिटी किसको बोला जाता है? तो भागलपुर को बोला जाता है। पूरे दुनिया में सिल्क सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो चाइना करता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिल्क रूट आपने सुना होगा, तो आप मुझे बताना सिल्क रूट किससे संबंधित है एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन काल में, ये मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। कि किस फसल में तना मतलब स्टेम को काटा जाता है, ठीक है। स्टेम को क्या? तना, कलम, तना को कलम करके कलम लगाते द्वारा वनस्पति प्रजनन किया जाता है। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, अलैंगिक प्रजनन आपने पढ़ा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीज करवाया। इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। इसको यही वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें तना को काट के क्या किया जाता है? नया पौधा बनाया जाता है। जैसे गुलाब हो गया, तो गुलाब को क्या कर देता है? काट दिया जाता है, फिर से क्या कहता है? आपका नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ तो गुलाब नहीं है, तो पर गुलाब भी होगा, यहाँ आप शुगर कैन मार सकते हो। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था, अभी जल्दी से देखते हैं इससे अभी रिसेंट कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलैंगिक प्रजनन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सबसे पहले याद रखोगे बीपीए, क्योंकि आपको बीपीए जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, अरे बोलो जाना है कि नहीं? बोलो यस, ठीक है। अब देखो तो बीपीए, ठीक है। अब देखो एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब द्विविखंडन, ठीक है। बाइनरी फिजन एक होता है बहुविखंडन, एक होता है द्विविखंडन। तो बाइनरी फिजन जो होता है उसमें 2 होता है, एक होता है आपका पैरामेसियम, पैरामेसियम, और एक होता है आपका एमोइबा। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछ लिया गया है। अभी मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन, एमोइबा और पैरामेसियम में किस तरीके का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो एमोइबा और पैरामेसियम में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो बाइनरी फिजन, द्विविखंडन होता है। यही क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में आपका पूछा गया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक प्रकार का आपका पैरासाइट है, परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, और जिससे क्या होता है? यही है जो आपका मलेरिया फैलाता है, यही है जो आपका मलेरिया का कारण है। ये एक पैरासाइट है, एक परजीवी है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें किस तरीके का प्रजनन होता है आपको पूछा गया था? तो बहुविखंडन, ठीक है। मल्टीपल फिजन इसमें होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। 2-3 आप और याद रखोगे। एक पूछा था स्पाइरोगायरा का, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो पोंड सिल्क मतलब पोखरी का सिल्क के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पोंड सिल्क भी बोलते हैं, पोंड सिल्क, पोंड सिल्क, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा में जो होता है ये क्या होता है? विखंडन से होता है। क्या होता है? विखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन और विखंडन किस में होता है? तो आपको याद रखना है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन से किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। 2 और याद रखना, एक याद रखना हाइड्रा और एक याद रखना ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट जो है इसमें किस तरीके का प्रजनन होता है? तो आपको अच्छे से याद रखना है मुकुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, बडिंग। ये सब चीज मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अभी आप यूट्यूब पे भी मैंने इसको पढ़ाया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को फंस रहे थे। तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन, ड्रीम डोज मारोगे तो ये आ जाएगा। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? आपका मुकुलन होता है, डेट मीन्स बडिंग होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और आपका पैरामेसियम और एमोइबा में क्या होता है? तो बाइनरी
आपका क्या होता है, फिजन द्विविखंडन होता है। और आपको स्पाइरोगाइना में क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका सिंपल खंडन होता है, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि जो रोज हो गया, ठीक है, आपका शुगर केन हो गया, ये सब में क्या होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है इसको, जिसमें काट को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद फॉर्मूला बोल रहा हूं, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, बट क्वेश्चन जब हमने बनाया तो थोड़ा इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है, कि एड्स डिसीज जो होता है किससे होता है। तो सबसे पहले याद रखना एड्स जो है एक क्या है, सबसे पहले एड्स का याद रखना फुल फॉर्म पूछा था, क्वेश्चन यही था, बट ये इजी है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, एक्वायर्ड बोलो, अरे बोलो एक्वायर्ड बोलो, नहीं आवाज नहीं आया, एक्वायर्ड, यस एक्वायर्ड, तो इसमें बोलोगे एक्वायर्ड, ठीक है, लिखूंगा तो फिर टाइम ही लग जाएगा, एक्वायर्ड, ठीक है। फिर से आई से बोलोगे इम्यूनो बोलो, फिर से डी से क्या बोलोगे, डेफिशिएंसी बोलो मेरे साथ, डेफिशिएंसी, और एस से क्या बोलोगे, सिंड्रोम, आप एक साथ बोलो मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, यही पूछा गया था। और एक होता है HIV, तो ये जो एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, तो HIV क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी, इसको मैं लिख देता हूं आई का, इसको बोला जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी, ये क्या है आपका वायरस, ठीक है। तो याद रखना HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन, आई का इम्यूनो डिफिशियंसी, वी का वायरस, याद रखना। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, तो इंजाइम्ड तो आपको पता होगा, लिंक्ड भी आपको पता होगा, इम्यूनो भी पता होगा, और ये एस का मतलब होता है सॉर्वेंट, और ए का मतलब होता है एसे। ये तीनों का फुल फॉर्म पूछना कि कोई भी पूछा जा सकता है, एड्स का भी पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, HIV का पूछा जा सकता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एलिसा का पूछा जा सकता है, एलिसा टेस्ट क्यों करते हैं, तो एड्स का पता लगाने के लिए, तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो सॉर्वेंट ए से, याद रखना, ठीक है। और याद रखना किस टाइप का डिजीज है, तो STD डिजीज है। STD डिजीज मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअली, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पूछा जाएगा STD डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि कौन सा STD डिजीज होता है, जैसे कि आपका एड्स हो गया, क्या हो गया, एड्स जो क्या हो गया आपका STD डिजीज हो गया। उसके बाद आपने सुना होगा सिप्लिस और गोनोरिया, तो याद रखना, जैसे एड्स हो गया, सिप्लिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब क्या है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक से दूसरे से अगर सेक्सुअली अगर क्या बोलते हैं, इंटरमेट होते हैं, ठीक है, इंटीमेट होते हैं, तो क्या होता है, फिर से ये बीमारी फैलने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहां रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो अब आगे चल के, ठीक है, शादी भी करोगे, जॉब लगेगा, आपका शादी भी होगा, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, ठीक है, बट लोगों के साथ जब बीत जाता है तब दिमाग में आता है। तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि शादी से पहले लड़का भी टेस्ट करवा ले, लड़की भी टेस्ट कराए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और भी बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं लड़का के अंदर बहुत सारा, या लड़की के अंदर। तो आप, ये हो सकता है कि आपको अभी इस तरीके से लगेगा कि सर क्या ही बोले, बट जब आप उस दौर से गुजरोगे, जब आप उस चीज को फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा, अरे सर तो लाखों का बात नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का बात किए थे। कल ही एक हमको पर्सन मिले थे, ठीक है, अब वो बता रहे थे, अब क्या ही मैं बोलूं, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं कि मान लो कि लड़की को हार्ट डिजीज ही है, ठीक है, हार्ट डिजीज है, अब वो जिंदगी भर उसको ढो रहे, तो ये चीज जब समाज में आप बोलोगे ना कि उसका टेस्ट करवाना है, तो समाज बोलेगा क्या बात करता है, ठीक है, क्या बात कर रहा है, पर समाज फिर आपको देखने नहीं आएगा, जिंदगी भर आपको ही लेके चलना है, ठीक है। बट ये जस्ट ये है, मतलब
आपको मैंने बता दिया, बाकी आपके ऊपर है, एज योर विश, व्हाट यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ, बट एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये चीज देखो, अब पोलियो से पूछा गया था, इवन क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेगा पोलियो से। देखो, पोलियो से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था पोलियो का वैक्सीन। देखो, पोलियो का वैक्सीन यहां कंफ्यूज किया गया था। पोलियो का ओरल वैक्सीन किसने किया और टीका किसने? एक होता है इंजेक्शन वाला, तो टीका देना, और एक होता है मुख में डालना। तो याद रखना, जो मुख में दिया जाता है, जिसको ओरल वैक्सीन बोलते हैं, मुख में जो दिया जाता है, तो इसको एल्बर्ट सेविन ने किया था। एल्बर्ट सेविन ने इसको इन्वेंट किया था, बोल सकते हो। ठीक है, क्या कहता है, इसको इन्वेंट किया था। एल्बर्ट सेविन ने इन्वेंट किया था ओरल वैक्सीन, जो मुख में दिया जाता है। और जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण जो होता है, जो बैक साइड दिया जाता है, हाथ में दिया जाता है, इसको क्या था, जोहानस सॉल्क ने किया था। जोहानस सॉल्क ने। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देखना कि वहां जो पोलियो का टीका वाला जो पूछा गया है, वो ओरल वैक्सीन मतलब मुख से देने वाला वैक्सीन का बात किया है, तो एल्बर्ट सेविन होगा। ठीक है, और अगर आपका, ठीक है, वैक्सीन जो है आपका, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, ठीक है, जोहानस सॉल्क जो क्या किया था, वो टीका वाला किया था, और एल्बर्ट सेविन ने वो मुख वाला किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ है, ये हो गया पोलियो, हो गया पोलियो के बारे में। और पोलियो जो है नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। यहाँ है डेंगू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। भाई साहब, अगर ये बीमारी आपको हो गया, ठीक है, इतना दर्द होगा आपको, इतना दर्द होगा आपको कि हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है। मैं क्यों, देखो थोड़ा मैं ट्राई करता हूं कि फनी होकर आपको याद करवा दूं। क्यों? क्योंकि डेंगू जब हो जाता है ना, तो इसको एक बीमारी का एक और नाम है, पूछा जाता है कि ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है। तो ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ये भी आपको डेंगू को बोला जाता है। और याद रखना, ये जो डेंगू है, एक ये वायरल डिजीज है। यहां आपको मैंने लिख दिया है वायरस, अगर मैं मिटा दूं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। याद रखना, ये क्या है, सबसे पहले तो ये मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। कौन सा मच्छर के द्वारा? एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा, एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा। और किस टाइप का ये बीमारी है? तो वायरल डिजीज है डेंगू को। और क्या बोला जाता है? तो ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, बहुत दर्द होता है इसमें, पूरा हड्डियों में दर्द होने लगेगा। और याद रखिएगा, जब ये बीमारी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है, तो आपका जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को मैंने बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो आपके बॉडी में घटने लगता है। ठीक है, तो इतना कम से कम यहां से याद रखिएगा इस क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलाया जाता है? डेंगू, मलेरिया, फिलेरियासिस एंड सिफिलिस। अभी मैंने डिस्कस कर दिया, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज कर जाते। ठीक है, जल्दी से बताइए। अभी मैंने डिस्कस किया, मैंने क्या बताया था? गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कैसे ट्रांसफर होता है? गोनोरिया और सिफिलिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसमें से कौन सा है जो आपका मॉस्किटो से ट्रांसफर नहीं होता है? तो सिफिलिस है। ठीक है, ये इसका सही है। अब देखिए डेंगू, डेंगू के बारे में मैंने क्या बताया कि इसको ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, डेंगू के बारे में मैंने क्या बताया, ये एक वायरल डिजीज है। तीसरा मैंने क्या बताया, डेंगू होगा तो क्या होगा, आपका प्लेटलेट्स घट जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और डेंगू क्या है, ये भी मॉस्किटो से फैलाया जाता है, मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। मच्छर का नाम क्या है? एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मच्छर है। ठीक है, एडिस एजिप्टी, ठीक है, एडिस याद रखना है, एडिस एजिप्टी मच्छर है। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया भी क्या होता है? मच्छर से होता है। मलेरिया कौन सा मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है? तो एनाफोलिस, एक महिला मच्छर है जो कि एनाफोलिस मच्छर जो है ये आपका मलेरिया को फैलाता है। मलेरिया किस टाइप का डिजीज है? तो याद रखिएगा, ये पैरासाइटिक डिजीज है, या आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, जल्दी से बताओ? तो ये जो होता है आपका किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से। और ये प्लाज्मोडियम में किस तरीके का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है? तो बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन के कारण इसमें होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। तो ये भी मॉस्किटो के कारण, मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाता है। और जो फैलाया जाता है, पर ये मलेरिया होता किससे है? तो मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम। फिलेरियासिस है, फिलेरियासिस भी मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। ठीक है, मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। और ये जो है एक क्या होता है, एक पैरासाइटिक
क्रीम मतलब बोल सकते हो कि परजीवी क्रीम के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइटिक वार्म के द्वारा होता है, पैरासाइटिक वार्म, या इसको परजीवी क्रीम बोल सकते हो, परजीवी क्रीम, ठीक है। और उस परजीवी क्रीम का जो नाम भी था उच्चेरिया बैंकोरिपा था, ठीक है, मुझे याद आ रहा है, उच्चेरिया बोला जाता है, उच्चेरिया था कुछ, उच्चेरिया बैंकोरिप्टी कुछ इस तरीके से था। तो उच्चेरिया कम से कम यहां से याद रखो, ये ही है ये एक ऐसा मतलब पैरासाइटिक वार्म है, मतलब परजीवी क्रीम है जिसके कारण फिलेरिसिस होता है। और इसको भी फैलाता कौन है? देखिए हमने आपको एक चीज समझाया था, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, कि कोई चीज है जो उसको लेके जा रहा है, जैसे कि बस है, बस में आप बैठ के जा रहे हो, तो जो बस जो है क्या है आपका, वो मच्छर है, इसमें जितना मच्छर है, बट आप उसमें जो बैठ के जा रहे हो वो कौन है? वही है जो बीमारी करता है। जैसे कि देखो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, बीमारी होता है इसके कारण है, बट इसको लेके कौन जा रहा है? वो आपका मच्छर लेके जा रहा है। तो ये सब फैलाया जाता है मच्छर के द्वारा, ये तीनों, ठीक है, बट ये होता अलग अलग कारण है। जैसे कि डेंगू क्या एक वायरल डिजीज है जो किसी वायरस से होता होगा, ठीक है, जो उस वायरस को लेके कौन जाता है? तो एक मच्छर जाता है, एडिस एजिप्टी। मलेरिया होता किस कारण से है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, बट इसको ये प्रोटोजोआ को लेके कौन जाता है आपके बॉडी तक? तो एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये भी मच्छर के कारण होता है। उसी तरीके से फिलेरिसिस भी एक किससे होता है? मच्छर ही इसको फैलाता है, और होता किससे है? तो पैरासाइटिक एक वार्म के कारण होता है, परजीवी एक क्रीम के कारण होता है जिसका नाम है उच्चेरिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसमें कि टूथ एक मतलब दांत में जो सड़न होता है, ठीक है, दांत दर्द मुख्य रूप से किस जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, ये तो पूरा लिख ही दिया। टूथ डिके मेनली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्वेश्चन ये हिंदी में पूरा लिखा ही गया, ठीक है, कि जो टूथ का जो ये होता है, जो सड़न होता है, ठीक है, आखिर वो किस कारण से होता है? वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, या प्रोटोजोआ का? क्वेश्चन इस प्रकार से था, ये हिंदी इंग्लिश सही है इसका। टूथ इज मेनली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। जो टूथों में जो सड़न होता है, ठीक है, सड़न जो होता है, बोलते हैं ना, अरे रात को ब्रश करके सोना, नहीं तो क्या हो जाएगा? वायरस आपके मुंह में आ जाएगा। बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता। बोलते हैं ना, अरे बच्चे हो रात को ब्रश करके सोना खाने के बाद, नहीं तो क्या हो जाएगा? मुंह में बैक्टीरिया आ जाएगा। तो जो मुंह में जो सड़न होता है, दांत जो आपका खराब हो जाता है, चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट खाते ऐसा थोड़ी है कि मुंह में वायरस आ गया, वो बैक्टीरिया के कारण। तो मेनली जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, दांतों जी सड़ने लगता है सड़न। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों में कब सड़न आ जाता है? ठीक है, जब बैक्टीरिया आएगा, एसिडिक नेचर भी आपके मुंह में बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने पीएच के बाद मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाएगा? ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है। तो पीएच जब आपका 5.5 से नीचे आ जाएगा मुंह का, तो आपका मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब दांत खराब होने लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फंगी होता है, फंगी, ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, देखो कैसे कैसे था। एक था कि जो अल्फा टॉक्सिन होता है, एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। तो अल्फा टॉक्सिन जो हम लोग किससे निकालते हैं? तो याद रखना, कवक से हम लोग क्या निकालते हैं? अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन जो होता है हम लोग किससे निकालते हैं? कवक से हम लोग क्या निकालते हैं? अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं। कवक से हम लोग क्या निकालते हैं? अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कवक से क्या निकालते हैं? अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं, ठीक है, ये एक चीज याद रखना है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कवक जो है, कवक, ठीक है, कवक जो है, कवक उसका जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल जो बना होता है, किससे बना होता है? तो काइटिन से। और ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है, ये आपका सेल वाला चैप्टर से था, ठीक है। तो अल्फा टॉक्सिन जो है आपका कवक से निकाला जाता है। काइटिन जो होता है आपका, जो कवक होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? कोशिका भित्ति जो होता है किससे बना होता है? तो आपका काइटिन क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना। और फंगी को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। एक होता है फंगी, एक होता है एल्गी और फंगी। एल्गी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो एल्गी जो होता है, शैवाल जो होता है, तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटोजोन डिजीज 3 को याद रखिए। पहला याद रखिए कालाजर, जो किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवेना, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? लिस्मेनिया, याद रखिएगा, ठीक है। और एक याद रखिएगा
पायरिया, तो लिस्मेनिया, पायरिया और एक होता है आपका डायरिया, ठीक है, डायरिया। तो जो डायरिया है, ठीक है, तो डायरिया हो गया, पायरिया हो गया और कालाजर हो गया। ये तीनों जो है आपको याद रखना है, ये किससे होता है, तो ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। कालाजर का प्रोटोजोआ कौन सा है, तो लिस्मेनिया। पायरिया का कौन सा है, तो इंटामोइबा जिंजीविटिस, इंटामोइबा जिंजीविटिस, इंटामोइबा जिंजीविटिस या जिंजीविलिस, ठीक है, तो एंटामोइबा जिंजीविलिस, ठीक है। और डायरिया का कौन सा है आपका प्रोटोजोआ, तो एंटामोइबा हिस्टोलिका, इंटामोइबा हिस्टोलिका, ठीक है। तो इतना आपको यहां कम से कम इतना अभी याद रखो। बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था, 4 इसमें लगा दिया था, पूछा था कि इसमें किसमें आपका जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया दरोगा का ही, दरोगा में पूछा था कि जो क्रेब साइकिल होता है, ये श्वसन तंत्र में आप लोग पढ़ोगे, श्वसन तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इवन आपका क्लास 10 का जो बायोलॉजी है उसमें भी है कि क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और बैक्टीरिया किस फाइलम में आता है, तो ये मोनेरा में आता है, मोनेरा। मोनेरा में 2 आपको बस याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए, मोनेरा में सिर्फ 2 याद रखना है, एक है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, और एक है आपका आर्किया, आर्किया। तो मोनेरा, बैक्टीरिया और आर्किया है, इसमें क्या होता है, ये किसमें है, तो मोनेरा में है। और याद रखना मोनेरा मतलब क्या होगा, एक कोषीय होगा, एक कोषीय होगा, बट ये प्रोकार्योटिक होगा, मतलब ये सिंगल सेलुलर तो होगा, ध्यान से यही क्वेश्चन फंसाया था कि सिंगल सेलुलर तो होगा, कौन आपका मोनेरा। मोनेरा में 2 याद रखो, एक बैक्टीरिया और ये आर्किया, ये क्या होगा, ये सिंगल सेलुलर तो होगा, बट याद रखना ये प्रोकार्योटिक होगा, ये सिंगल सेलुलर तो होगा बट ये प्रोकार्योटिक होगा। जैसे कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेलुलर आता है, ठीक है, एक कोशिका आता है, पर वो क्या होता है, यूकार्योटिक होता है, मतलब उसका जो सेल होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, बट इसमें सेल डेवलप नहीं होता है, सेल का झिल्ली भी डेवलप नहीं होता। यही क्वेश्चन बना के पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, आपको बहुत मेहनत किया गया है। जो लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में एक ग्रुप में शेयर करोगे और आप लिखोगे, ठीक है, कि सर का चैनल है, आप लोग साइंस यहाँ आइए, पढ़िए, करंट पढ़िए, ठीक है। और नीचे फिर आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि सर हम कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। चलिए अपने तरफ से सब लोग जल्दी से लाइक करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, और क्लास कैसा लग रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे। चलिए आगे हम लोग चले, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किस रोग को रोकथाम के लिए दिया जाता है, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड मीजल्स। आप ये सोचो कि ये जो इंजेक्शन है आपने किसी में इंजेक्शन किस में लिया है। आप देखो एक चीज मैं बताता हूं, जब आपको लगे कि कुछ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, तो बस ये सोचना कि कहीं ये मेरा लाइफ से तो नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत लोग इसमें भी गलती किए होंगे, लेकिन जिसने सोचा होगा कि इंजेक्शन कब लिए थे हम, मिजेल में, कोलेरा में, कोलेरा मतलब हैजा, ठीक है, 6 रोग मतलब टीबी में, कि टेटनस में। अरे भाई बचपन में वो कील कर गया था मेरा पैर में मेरा कील कर गया था, चाहे मेरा हाथ किसी चीज से कट गया था लोहा से, तो हमने टेटनस में इंजेक्शन लिया था। तो इसका सही आंसर होगा टेटनस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये टेटनस हुआ था। टेटनस में क्या एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लेता है। टेटनस याद रखिएगा, सबसे पहले टेटनस से 2 चीज याद रखिएगा, ठीक है। टेटनस से क्या याद रखोगे, टेटनस से 2 चीज याद रखोगे। एक तो याद रखोगे, ठीक है, कि ये क्या है आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल है कि वायरल, एक बार जल्दी से मुझे बताएं, टेटनस क्या है, बैक्टीरियल है कि वायरल है। और इससे एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि टेटनस क्या है, एक वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज। अब टेटनस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बीमारी जिसको लॉक जॉ बोला जाता है, लॉक जॉ, मतलब ये जो जॉ लाइन होता है आपका, ये लॉक हो जाता है, पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। याद रखना टेटनस को ही लॉक जॉ भी बोला, ये जॉ जो है आपका लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, याद रखिएगा, ठीक है। कोलेरा याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया अगर मैं बोलूं तो विब्रियो कोलेरा, विब्रियो
कोलेरा आगे नहीं लिखा होगा, वहां सिर्फ विब्रियो लिखा होगा, तो विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखा होगा, यहां सिर्फ लिखा होगा माइकोबैक्टीरियम लिखा होगा। तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है कोलेरा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है। और याद रखना, मिजेल, मम्स, रूबीला, मिजेल को खसरा बोला जाता है, तो मिजेल, मम्स एंड रूबीला, ये 3 M लिखाता है। मिजेल, मम्स, रूबीला, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये वायरल डिजीज है। तो मिजेल क्या है, वायरल डिजीज है। कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस क्या है आपका, ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस क्या है, क्या ये बैक्टीरियल ही या वायरस, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लॉक जो किसको बोला जाता है, लॉक जो तो टेटनस में होता है। यहां एक विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, जो फीमेल जो होता है उसमें प्रेगनेंसी के लिए कौन सा, ठीक है, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए ये एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी और इंसुलिन भी है, ठीक है। महिलाओं में गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्टली आप आंसर मारोगे। देखो ये दोनों ही जो है, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा महिला में सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, मतलब लिंग हार्मोन है, आपको ये पूछा गया था, ठीक है। सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, बीपीएससी में पूछा गया था। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों ही क्या है, सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है ओवरी के द्वारा आपका प्रोड्यूस किया जाता है, अंडा के द्वारा, अंडाशय के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है महिला में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ए और बी जो दोनों है, दोनों क्या है, ये एक सेक्स लिंक्ड हार्मोन है। दैट मींस लिंग क्या है आपका, लिंग हार्मोन है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि एस्ट्रोजन जो होता है आपका, जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है महिलाओं में, प्राइमरी कैरेक्टर बाल विकसित होना ज्यादा तौर पे बॉडी पे हो गया, या उसका बॉडी का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ये सब जो होता है आपका, या और उसके आवाज का और पतला होते जाना जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, सिडलेंस जिसको बोला जाता है। तो जितना भी इसका प्राइमरी कर बोलते हैं एकदम मैच्योर हो रही है लड़की, तो जो मैच्योर्डनेस जो बाहर से दिखता है, सेकेंडरी कैरेक्टर जो दिखता है, वो एस्ट्रोजन के कारण दिखता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, याद रखिएगा, महिला को जो बच्चा जब होने वाला रहता है तो उसके बॉडी को जो तैयार करता है, वो कौन तैयार करता है, वो आपका प्रोजेस्टेरोन करता है, आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये क्या है, दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन, महिला लिंग हार्मोन है ऊपर दोनों वाला, और फीमेल वाला, मेल वाला कौन है, तो मेल वाला जो है आपका ये टेस्टोस्टेरोन है, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंसुलिन से पता नहीं कितनी बार दरोगा में पूछा गया इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या है, याद रखना, तो आपका जो बॉडी में जो शुगर होता है, शुगर जो होता है उसको कम करता है। बट ये नॉर्मल लोगों के लिए, सबको पता है शुगर कम करता है। आपको क्या बोलना है, आप एक पढ़े हुए इंसान हो, आप क्या बोलोगे कि बॉडी का ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है ग्लूकोज हमारे बॉडी में। तो ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, ये कम करता है। आप बोलोगे सर ये कम कैसे होगा, खा थोड़ी जाता होगा, नहीं, भगवान ने गजब का सिस्टम बनाया है। अब वो सिस्टम ये है कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं पच के ग्लूकोज में चेंज होता है, इस ग्लूकोज को फिर से क्या कर देता है, ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजिन। तो आपको पूछा जाएगा कि मानव जो होता है, ठीक है, वो जो आपका जो एनर्जी है या जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करता है। कहां करता है, तो लीवर और आपका जो मसल है उसमें करता है, लीवर और मसल में करता है, लीवर और मसल में। तो ये जो काम कौन करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर दिया, वो इंसुलिन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है, और ये ग्लाइकोजिन हमारे बॉडी, लीवर और मसल में हमारा स्टोर हो जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं या जब हम भूखा रहते हैं तो यही ग्लाइकोजिन जो होता है फिर से क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, फिर से आपका क्या हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और वो काम कौन करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है, जस्ट इसका अपोजिट। इंसुलिन कहां से निकलता है, तो पेनक्रियास से निकलता है, आपको याद रखना है। कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही मैं डील कर देता हूं कि सबसे बड़ा जो ग्रंथि है हमारे बॉडी में कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में, अगर बॉडी के अंदर देखा जाए ग्रंथि है, वो है आपका लीवर, ठीक है, लीवर।
और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है आपका पेनक्रियास। तो दरोगा में पूछा गया था कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है, वो है आपका पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल्स, और उसी बीटा सेल्स में होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल से आपका निकलता है इंसुलिन, और प्रिसाइजली मैं बोलूं तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है आपका इंसुलिन। ठीक है, इतना यहां से याद रखिए बस, ऐसे तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा, इतना डिस्कशन में जाएंगे तो। ठीक है, अब फास्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास से। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की किस प्रणाली का भाग है? देखो ग्रंथि का अगर हम लोग बात करें, देखो साइंस को जब आप समझने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा। ग्लैंड दैट मीन्स ग्रंथि, ग्लैंड दैट मीन्स ग्रंथि, इसको दो भागों में बताया गया, बांटा गया है। एक है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, और एक है आपका एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी स्रावी ग्रंथि। तो इंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन बनाती है। पूछा गया था, अभी जाके पेपर उठा के देखना कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन रिलीज करती है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो पाचन रस निकालती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, नलिका नहीं होता है। ये वाला ग्लैंड में क्या होता है, नलिका मतलब पाइप नहीं होता है, नलिका विहीन होता है, डक्ट लेस होता है। इसमें क्या होता है, नलिका होता है, क्या होता है, डक्ट लेस नहीं होता है, नलिका युक्त होता है, ये नलिका विहीन होता है। इसमें पाइप नहीं होता है, इसमें पाइप होता है। ये सब क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, तो याद रखिएगा थायराइड जो है क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो किस में आएगा, ये आएगा आपका इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन अंतस्रावी ग्लैंड। अब बोलो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है पूरे बॉडी में, तो आप बोलोगे लीवर, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। बट जो लीवर है याद रखिएगा ये किस में आता है, एक्सोक्राइन में आता है, एक्सोक्राइन मतलब बाहरी स्रावी ग्रंथि में आता है। और लीवर जो है एक जूस निकालती है जिसको बोला जाता है बाइल। लीवर क्या बनाती है, बाइल। लीवर क्या बनाती है, बाइल। लीवर क्या बनाती है, बाइल, जो कि ग्रीन और येलो कलर का होता है और जो कि फैट को तोड़ता है। ये पाचन के लिए हेल्प नहीं करता है, याद रखना। बाइल जो है पाचन के लिए हेल्प नहीं करता है, बट ये जो फैट जो होता है, वसा जो है, उसको तोड़ता है। तो लीवर, और सबसे बड़ा ये ग्लैंड है। ठीक है, और ये कहाँ है, बाहरी स्रावी ग्रंथि में आता है लीवर। और सबसे छोटा ग्रंथि हमारे बॉडी का कौन है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये सबसे छोटा होता है, आपको याद रखना है। पीनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीनियल ग्लैंड आपको पूछा गया था कि सबसे छोटा ग्रंथि हमारे बॉडी में क्या है, तो पीनियल ग्लैंड। दूसरा, इसका काम क्या होता है, तो हमारा जो स्लीप साइकिल है, सोने का जो पैटर्न है, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो ये यही करता है पीनियल ग्लैंड। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, अभी मुझे याद आ गया, ये ग्लैंड से पूछा गया था। अभी आपका पेपर, रिसेंट पेपर में पूछा गया कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है हमारे बॉडी में जो एज के साथ क्या होता है, वो घटने लगता है। कौन सा ऐसा ग्रंथि है, तो वो है आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस। और यहां से एक चीज ये तो पूछा ही था कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो हमारे बॉडी में समय जैसे जैसे एज होगा वो घटते जाएगा। और ये भी पूछा था ये कहाँ है, तो ये हमारे चेस्ट में होता है, यहाँ चेस्ट में। ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने शक्तिमान देखा है, तो शक्तिमान का जो भी चीज होता है यहाँ से क्यों पता है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये जब हम यंग रहते हैं ना तो सही मात्रा में रहता है। ठीक है, बट जैसे जैसे हमारा एज होता है ये खत्म होते जाता है और हमारा एनर्जी भी खत्म होते जाता है। बोलो क्यों, देखो भगवान कितना बड़ा आर्किटेक्चर है। क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में जितना होगा हम उतने क्या होंगे, बीमारी से क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ये थाइमस ग्लैंड क्या हो जाता है, घटते जाता है। और अगर ये थाइमस ग्लैंड घट गया भाई साहब, अब बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगोगे जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है। तो यही है, हर चीज भगवान ने प्लान किया हुआ एकदम। ठीक है, वेल प्लान्ड है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी को बचा के रखना है, गार्बेज चीज नहीं खाना है। आज यंग हो, जो भी चीज है खा ले तो आपको लगता होगा। बट ये विराट कोहली को मैं देख रहा था। ठीक है, देखो सबसे पहले तो सक्सेसफुल जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, ठीक है, आप एक्सेप्ट सक्सेसफुल में एक्सेप्शन लगा दे रहा हूं। पॉलिटिशियन को मत इसमें गिनना, कोई भी आज के पॉलिटिशियन को कि भाई वो तो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, तो नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सक्सेसफुल मतलब जो मेहनत से वहां तक गया है, लाइक विराट कोहली। तो वो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ लोग जो होते हैं उनका लाइफ बोरिंग होता है। बोरिंग इन दी सेंस क्या,
बोरिंग नहीं, रोज पार्टी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उसका लाइफ भी बोरिंग होता है, प्लस एक चीज और, जो हम लोग चटर पटर खाते हैं वो भी वो नहीं खाते हैं, ठीक है। वो क्या खाते हैं, सैलेड खाते हैं, वो भी बॉइल्ड करके, ना तेल नमक, चीनी तो खाते ही नहीं हो, नमक थोड़ा मोना खाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल लाइफ जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही बोरिंग होता है। आपको लगेगा अरे रोज पढ़ना है, यही काम करना है, क्या है, बट यही है सक्सेसफुल लाइफ का, यही है डिसिप्लिन, ठीक है। तो सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, सिंपल याद रखिएगा, ठीक है, आपका लाइफ बोरिंग होगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में बोरियत है, अगर आप एक ही चीज कांस्टेंट तरीके से कर रहे हो, आप सक्सेसफुल के रास्ते पे बढ़ रहे हो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी भी वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रहना, अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो। ये 11 नंबर से हम लोग ने स्टार्ट किया है, ठीक है। देखिए, तो ये है आपका हु इन्वेंटेड दी पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था? अब यहां ध्यान रखिएगा, ये पोलियो वैक्सीन मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था। अब वहां जो था, अब ध्यान दीजिएगा, और मैं चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा, चाहे आप बीएसएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे बिहार पुलिस, चाहे बीपीएससी, सबके क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हुए क्विकली चलूंगा, बट दरोगा पे अभी यहाँ ज़्यादा फोकस रहेगा। देखिए, तो जो आपको पूछा गया है पोलियो वैक्सीन, ठीक है, मैंने क्या बोला, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पोलियो वैक्सीन पूछा कौन सा है, ठीक है। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन और वहां आपका नाम दिया हुआ है जोहानस सॉल्क, आप डायरेक्टली मार्क दोगे। बट पोलियो वैक्सीन 2 तरीके का होता है, ठीक है। पोलियो जो वैक्सीन है आपका 2 तरीके का होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। पहला है आपका ओरल, ओरल मतलब होता है जो मुख में जो टीका दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो किया था एल्बर्ट सेबिन ने किया था, आपको याद रखना इनका नाम क्या है, एल्बर्ट सेबिन, ठीक है, एल्बर्ट सेबिन। और एक जैसे कि डायरेक्टली दिया हुआ है कि ओरल जो आपका एक वैक्सीन किसने दिया है, वैक्सीन किसने बनाया, ठीक है। तो एक तो ओरल होता है जो मुख में बोला जाता है, 2 घूंट जिंदगी के, ठीक है। तो वो जो दिया है ओरल वैक्सीन जो दिया गया है, ठीक है, ओरल ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप बेसिकली, ठीक है, 2 बूंद आपके जिंदगी के, तो वो किसको दिया गया है, तो वो डिस्कवर किया था एल्बर्ट सेबिन ने, ओरल, ठीक है, ओरल पोलियो ड्रॉप, ठीक है, किसने किया था, एल्बर्ट सेबिन ने किया था। बट अगर आपको बोलेगा जो टीका वाला जो इंजेक्शन से दिया जाता है, ये किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है जोहानस सॉल्क ने किया है। किसने किया है, जोहानस सॉल्क ने किया है, याद रहेगा। अब ध्यान देना, यहां टीका का बात चला है, फिर से जैसे जैसे मैं कनेक्ट करूं, मैं फिर से आपको एक चीज बताऊं, आपको एक स्टूडेंट के तरीके से ही मैं पढ़ाऊं, डोंट रीड लाइक ए टीचर, ठीक है। आपको एक टीचर के तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको एक स्टूडेंट के तरीके से पढ़ना है, क्योंकि टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, निकल जाएगा जिसमें उसको महारत हासिल, बट आपको अगर एग्जाम निकालना है तो 360 डिग्री आपका कमांड होना चाहिए। अब ठीक है, काम की बातें करते हैं। देखिए, तो पोलियो, तो आपको बोला जाएगा कि जो पोलियो जो है, पोलियो दिवस हम लोग का मनाते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो वर्ल्ड पोलियो जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। ये चीज यहाँ आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। पोलियो का आप एक याद रखोगे, एल्बर्ट सेबिन जो 2 घूंट जिंदगी के, ठीक है, मतलब ओरल ड्रॉप इन्होंने डिस्कवर किया था, और जो टीकाकरण है इन्होंने जोहानस सॉल्क ने किया था। और याद रखिएगा पोलियो जो है किस टाइप का बीमारी है, तो एक वायरल डिजीज है। क्या है आपका, एक वायरल डिजीज है, ये भी चीज आपको याद रखना है। क्या है ये, एक वायरल डिजीज है, ये चीज याद रखना है। अब जो मैं बात बताऊं उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक आपको पूछा जाएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, मैं आगे भी बात करूंगा। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो है आपका, पहला जो आपका जो क्या आपका जो एंटीबायोटिक बना था वो किसने बनाया था या किसने इन्वेंट किया था, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसका नाम क्या था, तो पेनिसिलिन। क्या उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, तो पेनिसिलिन। आपको अच्छे से याद है। अब यहां क्वेश्चन एक पूछा कि पेनिसिलिन जो बनाया गया था किससे बनाया गया था, तो कवक से, फंगस से, ये पूछा गया है, फंगस से। और उस फंगस का नाम क्या था, नोटेटम, ये भी याद रखना, नोटेटम फंगस से। और फंगस से दरोगा में 2 क्वेश्चन और पूछा गया। एक सबसे पहले याद रखोगे फंगस का जो कोशिका भित्ति सेल वाल होता है किससे बना होता है, तो आप बोलोगे काइटिन से, काइटिन से। जैसे जैसे कनेक्ट करूं ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा गया था आपका दरोगा में कि जो कवक होता है, ठीक है, उसका कोशिका भित्ति क्या से बना होता है, काइटिन से। और एक बार पूछा गया था कि जो अल्फा टॉक्सिन,
अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, ये वर्ड था कि जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, एक विष होता है अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, तो अल्फा टॉक्सिन किससे निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है अल्फा टॉक्सिन जो है आपका अल्फा टॉक्सिन, तो अल्फा टॉक्सिन भी जो है आपका फंगस से निकाला जाता है। और फंगस के स्टडी को, कवक के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी। ये सब पूछा गया है, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। नाम क्या दिया था, तो पेनिसिलिन दिया था। किससे बनाया था, फंगस से बनाया था। कौन से फंगस से बनाया था, तो नोटेटम फंगस से बनाया था। कब बनाया था, 1928 में बनाया था। यहां जितना मैंने क्वेश्चंस लिखा है इसमें 90% क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे फंगस, कवक का कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बना हुआ है, काइटिन से, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन किससे निकालते हैं, तो फंगस से। और फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एडवर्ड जेनर, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बीएसएससी में भी बहुत बार पूछा है। एडवर्ड जेनर सबसे पहला एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है या फादर ऑफ वैक्सीनेशन या टीकाकरण का जनक, सिंपल, प्रतिरक्षा प्रणाली दैट मींस फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं बीएसएससी, ठीक है। तो याद रखना फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी दैट मींस फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली के, ठीक है, जनक किनको बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। या टीकाकरण के जनक किनको बोला जाता है, वैक्सीनेशन का जनक किनको कहा जाता है, आप बोलोगे दोनों में आप बोलोगे एडवर्ड जेनर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ही हैं जिन्होंने सबसे पहला, आपको याद रखना है, सबसे पहला जो वैक्सीन था, टीका था, किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे सबसे पहला जो टीका था, वैक्सीन था, वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया। और वो कौन सा टीका था, तो छोटी माता स्मॉल फॉक्स का था, स्मॉल फॉक्स। और स्मॉल फॉक्स याद करो, क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार पुलिस में, स्मॉल फॉक्स कौन से वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो एक बार साइंस जब हम लोग यहां पढ़ेंगे तो सब चीज कवर कर लेंगे, ठीक है, फिर आप चीजों को और बेहतर एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर का हमने बात किया, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक या टीकाकरण के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला जो आपका टीका हुआ था वो किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कौन सा, किस चीज का बनाया था, तो स्मॉल फॉक्स का बनाया था। उसका नाम क्या था, स्मॉल फॉक्स का बनाया था। और स्मॉल फॉक्स किस मतलब कौन से वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। अब आपने लुईस पास्चर का नाम सुना होगा, इन्होंने रेबिस का, रेबिस भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है। रेबिस भी क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, वायरस से होता है। और कुत्ता के काटने से ये होता है, और भी जानवर के काटने से होता है, पर मेनली न्यूज में कुत्ता रहता है, ठीक है। तो रेबिस जो है कुत्ता के काटने से फैलता है। और याद रखिएगा रेबिस, ठीक है, रेबिस जब हो जाता है तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से बताता हूं, ठीक है। तो रेबिस का टीका किसने किया था, और जब आपको रेबिस हो जाता है तो आपको क्या होता है, पानी से डर लगता है, आपके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। याद रखना ये वर्ड लिखा रहेगा, रेबिस होगा तो क्या होगा, तो लिखा रहेगा ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया, दैट मींस आपको पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। देखो जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ने लगे आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। तो कम से कम इतना आपको इस चीज में याद रखना है। और एक क्वेश्चन करंट का और स्टैटिक का दोनों है जो आपका पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 महाजनपद में सब में टीकाकरण होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ताकि वहां बच्चे बीमार ना हो। तो 16 महाजनपद में, तो 16 महाजनपद में मतलब मार्च, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे, मैं फिर से बताऊं ना, एज ए ट्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं आपको। जिस दिन इस तरीके से पढ़ोगे आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 महाजनपद में क्या हुआ, टीकाकरण दिया गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। और जब ये ऐप पे अपलोड होगा टेंशन नहीं लेना है, फिर से ये आपका नोट्स बन के ही वहां अपलोड होगा। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। याद रखिएगा ये जो एंटीबायोटिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। एक चैप्टर है, बट बुक जो बना है उनको उतना आइडिया नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, सब वहीं से क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला। देखो इसमें से कौन सा है जो एंटीबायोटिक, तो जल्द सबसे पहले एंटीबायोटिक और फिर से रिवीजन करो। एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कब बनाया था, 1928 में बनाया था, मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। 1928 में बनाया था, ठीक है। किससे बनाया था, कवक से बनाया था। कौन सा कवक, नोटेटम और
याद रखिएगा पेनिसिलिन बनाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं कनेक्ट करूंगा। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, अगर आपने PYQ नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने किया है तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले कि कौन सा यहाँ एंटीबायोटिक, तो ये है आपका सल्फानिलामाइड। ठीक है, सल्फानिलामाइड जो है एक एंटीबायोटिक है, और हमेशा याद रखिए सल्फानिलामाइड क्या है, एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या था, पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, एमोक्सिलिन आपने सुना होगा, एमोक्सिलिन। ठीक है, एमोक्सिलिन, तो एमोक्सिलिन क्या होता है, तो ये भी एक एंटीबायोटिक, एमोक्सिलिन आपने सुना होगा। सुप्रामाइसिन सुना, तो लीन हो गया, सुप्रामाइसिन हो गया, तो ये सब क्या होता है, एंटीबायोटिक। सुप्रामाइसिन सुना होगा, स्टेप्सोमाइसिन आपने सुना होगा। ठीक है, एमोक्सिलिन आपने सुना होगा। ये सब जो भी है, ये सब जो है आपके क्या है, स्टेप्सोमाइसिन आपने सुना होगा, एमोक्सिलिन सुना होगा, एजिथ्रोमाइसिन सुना होगा। तो ये एजिथ्रोमाइसिन, सिन जो आएगा, एमोक्सिलिन, लीन वाला जो आएगा। ठीक है, तो एमोक्सिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, स्टेप्सोमाइसिन हो गया, ये जितने भी हैं ये आपका किसका एग्जांपल है, तो ये है आपका एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। तो एक मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि एमोक्सिलिन हो गया। ठीक है, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, सबसे पहला क्या था, तो वो पेनिसिलिन था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से देखो, पैरासीटामोल से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, पैरासीटामोल में तो क्वेश्चन ये पूछा होता है, सबसे कॉमन ऑप्शन में पैरासीटामोल दिया होता है, ये BPS मतलब दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ था कि कौन सा इसमें जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको एज ए एंटीपायरेटिक यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक, सबसे कॉमन एंटीपायरेटिक, तो सबसे जो कॉमन एंटीपायरेटिक है वो पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एंटीपायरेटिक देखो, तो एक होता है एनाल्जेसिक, दो तीन चीज आपको समझ के रखना है। एक होता है एनाल्जेसिक, एक होता है एंटीपायरेटिक। आपको क्या पूछा गया था, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक क्या होता है, जब आपका बुखार हो जाता है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं। तो पैरासीटामोल क्या है, एक एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल क्या है, एक एंटीपायरेटिक है, साथ में साथ ये एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक क्या होता है, आपका दर्द को, बॉडी का दर्द को कम करने के लिए। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम था कि इसमें से कौन सा है जो सबसे कॉमन एंटीपायरेटिक है, वहां वर्ड लिखा होगा एंटीपायरेटिक। ठीक है, एक एंटीपायरेसी होती है, एंटीपायरेटिक। तो सबसे कॉमन जो एंटीपायरेटिक है वो है पैरासीटामोल, और ये क्या करता है हमारे बॉडी का, तो क्वेश्चन में आ जाएगा तो समझ जाओगे ना, एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी का टेम्परेचर को कम करना, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, पैरासीटामोल, तो वहां पैरासीटामोल वहां उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। एस्पिरिन से याद करो क्या क्वेश्चन पूछा गया था BSSC में, क्या पूछा गया था, एस्पिरिन जो है किसका कंपाउंड है, ये बेसिकली नाम है, बट इसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या है, तो एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नहीं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि जो एस्पिरिन है आखिर वो किस कंपाउंड का बना हुआ है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सल्फानिलामाइड क्या है, तो ये आपका क्या है, एक आपका एंटीबायोटिक है। एमोक्सिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सब क्या है आपका, एक क्या है आपका एंटीबायोटिक है। ग्लूकोज से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी जल्दी आओ, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्लूकोज से कि सबसे छोटा यूनिट, शर्करा जो होता है, शुगर जो होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा यूनिट जो होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये याद है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला पक्का याद रखना, ये पूछा गया C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज का। और एक बार पूछा गया था कि आपका याद करो क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि ग्लूकोज को अगर हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, याद करो, याद आया, यस। ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर हमें क्या करना है, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब पीने वाला एल्कोहल, दैट मीन्स पीने वाला एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल, इथेनॉल। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, और कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, कौन सा एंजाइम चाहिए, तो जाइमस एंजाइम चाहिए, जाइमस, जाइमस एंजाइम चाहिए, जो कि क्या करेगा आपको, ये आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देगा, आपको अल्कोहल में चलकर चेंज कर देगा। और सबसे छोटा यूनिट जो है आपको याद रखिएगा, शर्करा का ये आपका कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है, या शर्करा का सबसे छोटा रूप होगा वो ग्लूकोज होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, बाकी ग्लूकोज पे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हुए, आगे हम लोग डील करते चलेंगे।
उसके बाद है कि वनस्पति घी जो होता है, ठीक है, मेनली कंटेन विच टाइप ऑफ है, वनस्पति घी में मुख्य रूप से किस प्रकार की वसा होती है। देखो वसा और जो तेल होता है उसमें डिफरेंस क्या है, तो सिंपल याद रखना, जो भी तेल आप खाते हो, ठीक है, तो वसा जब लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, फिर से जब वसा डेट मीन्स फैट जब लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग, अगर वो इतना समझो कि जो आपका ऑयल है वो ऑयल भी एक तरीके का क्या है, फैट है, बट वो लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। अब ध्यान देना, बहुत पहले आपने डलडा सुना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि क्या है, वनस्पति घी जो होता है ये अनसैचुरेटेड फैट होता है। इवन उसमें ट्रांस फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ाता है, बट ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्ट जो होगा ये अनसैचुरेटेड फैट होगा। अब देखो हमने बताया वनस्पति, देखो आप ऑयल लेते हो जैसे कि वेजिटेबल ऑयल जो भी हो गया, अब देखो मार्केट में करते क्या है, जिससे पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, वेजिटेबल ऑयल जो कि सब्जी बनाने के लिए ऑयल होता है, इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है, हाइड्रोजनेशन। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर हमें वेजिटेबल ऑयल को अगर वनस्पति घी में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस करते हैं। फिर से अगर वेजिटेबल ऑयल को हमें अगर वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, तो हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट किसको लेते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है हमारा यहाँ, तो निकेल होता है, प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, और उत्प्रेरक के रूप में हम लोग यहाँ निकेल यूज करते हैं और उसको हीट करते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, ये बन जाता है वनस्पति घी, जो डलडा के रूप में भी आपने सुना होगा। और ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है आपका हार्ट के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, और आपको जो ये ट्रांस फैट है वो भी आपके बॉडी के अंदर लेके आएगा। हमेशा याद रखना ट्रांस फैट बहुत ही हानिकारक होता है पूरे बॉडी के लिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हानिकारक होता है आपका हार्ट के लिए, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि वेजिटेबल घी को, ठीक है, वनस्पति घी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा। उसमें आपका उत्प्रेरक क्या होता है, तो निकेल जो है आपका एक उत्प्रेरक के रूप में आपका यूज किया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और ये किस टाइप का है, तो ये आपका क्या है, एक सैचुरेटेड फैट है, आपका क्या है, ठीक है, ये सैचुरेटेड फैट होगा, ठीक है, ये सैचुरेटेड फैट है, मतलब संतृप्त है, सैचुरेटेड फैट है, ठीक है। अब यहां से फैट का बात चला, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा जो छोटी आंत होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन है, तो जो आपका वसा का जो डाइजेशन करता है आपका छोटी आंत में, उसको हम लोग बोलते हैं लिप्सा, LIPASE, ठीक है, लिप्सा। तो लिप्सा एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, ये कहां से आता है, तो पेनक्रियास से आता है, पेनक्रियास जो है आपका अग्नाशय जो है उससे क्या आता है, लिप्सा आता है आपका छोटी आंत में। तो याद रखिएगा आपका जो फैट का जो आपका जो डाइजेशन करने में जो हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम है, लिप्सा। अच्छे से याद रखना, लिप्सा, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये जो आपका करता है, अच्छे से याद रखिएगा, जो भी आपका फैट होगा उसको किस में तोड़ेगा, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो याद रखना जो छोटी आंत है उसमें कौन सा एंजाइम है जो आपका फैट का डाइजेशन करता है, तो लिप्सा क्या करता है, तो फैट जो है वसा जो इसको दो भागों में तोड़ता है, एक है फैटी एसिड, एक है ग्लिसरॉल। अब यहां से हम एक क्वेश्चन और कनेक्ट करेंगे जो आपको दरोगा में पूछा गया था, जो आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से था। क्वेश्चन पूछा गया था, जब साबुन बनाया जाता है, साबुन मतलब सोप, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सपोनिफिकेशन। तो पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया कि सोप का जब प्रिपरेशन करते हैं, सोप जब बनाया जाता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो सोप होगा और उसका बाई प्रोडक्ट में आपका निकलता है आपका ग्लिसरॉल। तो याद रखेगा सपोनिफिकेशन जो होता है, ठीक है, जिसमें साबुन बनाया जाता है, उसका बाई प्रोडक्ट जो क्या होता है वो आपका ग्लिसरॉल होता है। ये ग्लिसरॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए कम से कम या इस क्वेश्चन से। उसके बाद है कि विच एसिड इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन स्टोमक, ठीक है, मानव के पेट में या अमाशय में, ठीक है, पाचन के सहायता के लिए कौन सा एसिड बनता है, सबको पता है, ये है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जल्दी बताओ इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं, तो म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है, याद आया, म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है। आपको ये पूछा गया, ठीक है,
कि HCl, ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, पेट का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, और एग्जाम में आपको 2.5 दिया होता है। तो पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस का, मैंने क्या बोला, गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, पीएच कितना होता है, तो आप बोलिएगा गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो 2.5 होता है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम लोग म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं। मेनली इसका काम क्या है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आएगा, हमेशा याद रखना। पेट में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी आगे आएगा, ठीक है, कि जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो मुंह से होता है, मतलब माउथ से होता है, माउथ कैविटी से होता है, मुख गुहा से होता है, माउथ में होता है। आपका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो माउथ से होता है। और माउथ में जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है किस में चेंज हो जाता है, तो माल्टोस में। कार्बोहाइड्रेट का जो भी हम लोग सब्जी उब्जी लेते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। एकदम दिमाग खोल के रखना, कोई नहीं समझाने वाला इस तरीके से जो मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम कनेक्ट कर दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में नहीं होगा, बस मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं आपको। देखो तो स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि मुख का जो पाचन है कहां से स्टार्ट होता है, मुख में होता है। किस चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, जो कि चेंज हो जाता है आपका माल्टोज में, ठीक है। और ये चेंज कौन करता है, कौन सा एंजाइम इसके लिए हेल्प करता है, तो सिलेब्री एमाइलेस, सिलेब्री एमाइलेस, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। अब ये तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख से, कि पाचन कहां से स्टार्ट होता है, मुख से होता है। किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का, क्या स्टार्च जो है माल्टोज में चेंज हो जाता है, और सिलेब्री एमाइलेस जो ये चीज करता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था कि जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है कहां से स्टार्ट होता था। हमेशा याद रखना, पूछा क्या, अगर प्रोटीन का पूछेगा तो पेट से स्टार्ट होता है, और डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो मुंह से। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टोमक में होता है, मतलब पेट में होता है। और इसका डाइजेशन कौन करता है, तो एक आपका एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन अच्छे से याद रखना। एक चीज बता देता हूं, देखो ये HCl इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये पेप्सिन जो होता है ये डायरेक्टली पेप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है हमारे स्टोमक में। क्या होता है, ये पेप्सिनोजिन के रूप में होता है। तो तब वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, वो एंजाइम काम नहीं कर रहा होता है। पर जैसे ही एसिड ये रिलीज होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो पेप्सिन का रूप ले लेता है, और स्टोमक में क्या करता है, वो आपका प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या आपने समझा, पहला क्वेश्चन आपने ये समझा कि डाइजेशन जो स्टार्ट होता है मुख से होता है। मुख में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। एंजाइम कौन सा है वहां, तो आपका सिलेब्री एमाइलेस या टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो पेट से स्टार्ट होता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। पेप्सिन करता है, आपको क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहां स्टार्ट करता है। ठीक है, यहां HCl है, HCl से क्वेश्चन BS आपका बिहार पुलिस का आप कनेक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि कॉपी पेस्ट होगा, यहां वाला वहां पूछा जाएगा। पूछा गया था अमल राजा जो होता है, एक्वारीजिया आपने सुना होगा, एक्वारीजिया। ठीक है, तो एक्वारीजिया में क्या क्या होता है, तो एक्वारीजिया में होता है 3:1 के फॉर्मेट में होता है। 3:1 के फॉर्मेट, 3 क्या होता है आपका HCl होता है, और 1 क्या होता है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। तो याद रखना 3:1 के रेशियो में अगर हम लोग मिलाते हैं HCl और नाइट्रिक एसिड को, तो वो क्या बनता है, एक्वारीजिया बनता है। ठीक है, ये HCl से याद रखना, HCl के बारे में मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या बताया अभी मैंने, HNO3। अब ध्यान दो, दरोगा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एसिड से। सबसे पहले आपको पूछा गया था एसिड से, क्वेश्चन पूछा गया था यहां एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से क्या पूछा था कि इसका IUPAC नाम क्या है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का क्वेश्चन है, BPSSC खुद लेती है। पूछा गया था एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है, मैंने कैसे समझाया था। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका क्या होता है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होता है। तो इसका जो IUPAC नेम है एसिटिक एसिड का, वो क्या है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। और इसका IUPAC नेम जो है ये है आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब बहुत अच्छे से आपको करवाया गया, ठीक है। तो CH3COH क्या इथेनोइक एसिड है, याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहां से घुमा देगा कि जो विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, उसमें क्या मिलता है, तो उसमें एसिटिक एसिड ही मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, तो आपका एसिटिक एसिड ही मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड है, फॉर्मूला क्या है, CH3COH। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद करो कि दरोगा में, कि कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, कौन सा ऐसा एसिड है जो कि जो ग्लास होता है उसमें नकाशी के लिए उसको यूज किया जाता है, तो वो है आपका HF, दैट मीन्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो याद रखना कौन सा ऐसा एसिड है जो आपको नकाशी जो होता है आपका ग्लास पे नकाशी बनाने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और एक बार पूछा था कि कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जो कि हम लोग आंख धोने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी। तो ये था आपका बोरिक एसिड, बोरिक एसिड याद रहेगा, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या होता है, एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है, इसलिए आंख धोने के लिए यूज करते हैं। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है आपका ग्लास पे नकाशी के लिए यूज किया जाता है। और यहां है आपका सल्फरिक एसिड। देखो कितना क्वेश्चन ग्रुप डी में इससे पूछा सल्फरिक एसिड से पूछा गया था सबसे पहले फॉर्मूला, तो H2SO4, क्या H2SO4 जो होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा पूछा गया था किस एसिड को किंग ऑफ एसिड बोला, मतलब एसिडों का राजा किसको बोला जाता है, तो वो भी आपको इसको ही बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, और इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि इंडस्ट्री जो होता है, जो भी हमारा इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, ठीक है, जिसमें आप देखते हो उसमें भी कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो आपका यही आपका सल्फरिक एसिड होता है। और साथ ही साथ जो कार का जो आपका बैटरी होता है, मैंने क्या बोला कि जो भी आपका कार का जो बैटरी होता है उसमें भी क्या यूज होता है, तो आपका यही यूज होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या याद रखोगे, इस किंग ऑफ एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा याद रखोगे तेजाब का जो फॉर्मूला होता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ठीक है। बैटरी में कौन सा होता है, तो ये यही होता है, ठीक है। तो ये सब कम से कम इतना याद रखिएगा। बोरिक एसिड के बारे में मैंने बताया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पाचन में हम लोग थे, तो पाचन में मैंने आपको ये चीज बताया, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी विजन, ठीक है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, पता है एक ही क्वेश्चन, देखो इसीलिए मैं बार बार अगर आपने सही से मुझे पढ़ा है, ठीक है, मेरी चीजों को पढ़ा, तो एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चंस घुमा देगा। एक ये क्वेश्चन पूछा है, और एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछ लिया था कि गोल्डन राइस जो है किस चीज के लिए, ठीक है, गोल्डन राइस में किस चीज का प्रचुरता होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब देखो ध्यान से सुनो, देखिए सबसे पहले कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी विजन, ठीक है। हेल्दी विजन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है आपका विटामिन ए। क्या है, हेल्दी विजन के लिए, मतलब अच्छा आपका स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा, तो विटामिन ए, ठीक है। आई आपका सही से काम करे इसके लिए, ठीक है, आई आपका सही से काम करे इसके लिए। अब देखो दो क्वेश्चंस में यहां पूछता हूं जो आपको दरोगा से पूछा गया, इसीलिए बोल रहा हूं ना मैं, मतलब दरोगा अगर आप दे रहे हो एग्जाम, ठीक है, तो आपको ड्रीम दोस्त से जुड़ना है। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूं, देखो अब आई यहां आया ना, आई से दो क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, सबसे पहले पूछा गया था कि आई का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी क्या बोला जाता है, ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है। दूसरा डिजीज से तो पूछता ही है, हाइपरमेट्रोपिया, वो नहीं, थोड़ा यूनिक, ठीक है। आई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थोमोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आई से पूछ लिया था कि आई का जो नेत्र गोलक होता है, दैट मीन्स जो आई बॉल होता है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है, उसका व्यास कितना होता है आई बॉल का डायमीटर, तो ये आपको याद रखना है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये दो क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। और विटामिन ए का अगर कमी हुआ तो आई में आपको दो बीमारी होगा जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हो जाता है आपका ज़ेरोथैलेमिया, ठीक है, ज़ेरोथैलेमिया क्या होता है, आंख में सूखापन आ जाता है। और दूसरा है आपका रतौंधी, नाइट
ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब रतौंधी। ये अब ये तो पूछा ही क्या, ठीक है, आई आपका सही रखना है तो विटामिन ए का जरूरत है, ठीक है। दो बीमारी हो जाएगा, जेरोथेलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए का कमी हो गया। और विटामिन ए का केमिकल नेम आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अब एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन याद करो। एक्सरसाइज में क्या पूछा गया था? गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, ठीक है, किस विटामिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है? प्रचुर विटामिन उसमें मिलता है। तो गोल्डन राइस जो है आपका, गोल्डन राइस जो है आपका, गोल्डन राइस, ठीक है, किस चीज के लिए प्रचुर होता है गोल्डन राइस? तो आपको याद रखने का विटामिन ए के लिए, विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए के लिए क्या होता है? गोल्डन राइस जो होता है बहुत ही प्रचुर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए के लिए क्या होता है? गोल्डन राइस जो होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गोल्डन राइस, याद रहेगा। चलिए अब यहां देखिए कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया ये विटामिन ए से। तो विटामिन ए से मैंने आपको ये दो डिजीज के बारे में बता दिया। स्टडी, आंख के स्टडी को ऑप्थोमोलॉजी बोला जाता है। नेत्रक गोलक या आई बॉल का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। विटामिन ओ के रेटिनॉल बोला जाता है और गोल्डन राइस इसमें रिच होता है। आप बोलोगे सर और क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और जो बीएसएससी में अभी पूछा गया था, ठीक है, वो क्या है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस विटामिन, जिससे इन्फेक्शन कम होगा अगर विटामिन ए आपके अंदर रहेगा तो आपको याद रखना है विटामिन ए। तो ऐसे आपको कैरोट में मिलता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, कैरोट में, सोर्स में मैंने बता दें कि कैरोट में आपका मिलता है। अब देखो ये होता है तो आपका नॉन इन्फेक्शियस विटामिन भी इसको बोला जाता है, नॉन इन्फेक्शियस विटामिन। नॉन इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन को रोकता है। क्यों? क्योंकि ये जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी। आप क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। अगर आपको पूछेगा कि नॉन इन्फेक्शियस विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन ए, बट कौन सा ऐसा विटामिन है जो जो आपका घाव हो जाता है उसको जल्दी भरने के लिए हेल्प करता है, तब आप बोलोगे विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? एग्जॉर्बिक एसिड, एग्जॉर्बिक एसिड। अब याद रखना विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, बस इतना याद रखना। बीसी जो है वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है, बाकी जो है आपका वसा में हो, ADEK, ठीक है। बस एक याद रखो, बीसी जो है वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो है फैट सोल्यूबल है, याद रहेगा। अब एक बार जल्दी से हम लोग विटामिन डी देख लेते हैं। देखिए विटामिन डी से पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो एग्जाम में पूछे गए, मैं वही आपको बता रहा हूं। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी काम करता है, क्योंकि हार्मोन भी रिलीज करता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी, विच विटामिन ऑल्सो नोन एज ए हार्मोन, इसको एक हार्मोन के रूप में भी देखा जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन डी। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको सनसाइन विटामिन भी बोला, सूर्य विटामिन भी बोला जाता है, सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका धूप से मिलता है तो इसको सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनसाइन विटामिन। दो यहां से इसका डिजीज याद रखोगे, एक है आपका रिकेट्स। रिकेट्स कैल्शियम के कमी से भी होगा और विटामिन डी की कमी से भी होगा। तो याद रखिएगा, यहां आपको अच्छे से याद रखना है, विटामिन डी को आपको अच्छे से याद रखना है। ये है आपका क्या है, तो इससे दो बीमारी होता है, एक है आपका रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों में होता है आपका। इसमें क्या होता है, मेनली क्या है कि हड्डी का कमजोर आपका हो जाता है। तो रिकेट्स जो है आपका कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, जनरली विटामिन डी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दो ऐसे विटामिन जो एडल्ट में होता है, ठीक है, जो आपका वयस्क मनुष्य में होगा, एक होगा ऑस्टोमेलेसिया, या इसी को आप साथ में बोल सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टोमेलेसिया या ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमेलेसिया या ऑस्टोपोरोसिस जो होता है, ये दोनों जो होता है विटामिन। तो दो बीमार कौन सा याद रखोगे, एक है रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और वयस्क में कौन सा होता है, ऑस्टोपोरोसिस, जिसमें ऑस्टोपोरोसिस में ही बना हड्डी तो आपका कमजोर होगा, साथ में हड्डी में क्या होता है कि माना जाता है कि छेदा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स जो रिलेटेड है आपका विटामिन डी से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, इसमें आपको इतना याद रखना, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आप लोग लाइक नहीं करते, सबसे बड़ा बात, लाइक और हाइप का बटन दबना चाहिए। जैसे ही मुझे लगेगा तो ये क्लास को मैं थोड़ा लॉन्ग कर दूंगा और जल्दी से बायोलॉजी खत्म करके हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बाकी ऐप पे देख रहे हो तो आपको बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ा दिया गया। अब ये देखो, स्टडी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा गया था कि पैलेंटोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था ऑफ्थोमोलॉजी से पूछा था, ऑफ्थोमोलॉजी
ऑफ्थोमोलॉजी। ऑफ्थोमोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं? तो आई के अध्ययन को ऑफ्थोमोलॉजी बोलते हैं। एक बार आपका पूछ लिया था बर्ड के, मतलब बर्ड के स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब आपके जो चिड़िया हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये पूछा गया था, ऑर्निथोलॉजी। एक बार पूछ लिया था बर्ड का, ऑर्निथोलॉजी। एक बार पूछ लिया था आंख का, ऑफ्थोमोलॉजी। एक बार इसी तरीके से आपका पूछ लिया जाएगा आपका किडनी, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? किडनी का। ठीक है, किसका स्टडी करते हैं? किडनी का करते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। और क्या, एक तो बर्ड का पूछा था, एक पूछा था माउंटेन का, जो पर्वत होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, ठीक है, ओरोलॉजी। और एक बार पूछ लिया था कि सुंदरता की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्यूटीनेस के स्टडी को क्या कहते हैं? ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो कैकोलॉजी, एक बार चेक कर लेना इसको, कैकोलॉजी। ठीक है, कैकोलॉजी आई थिंक था। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, कैकोलॉजी जो है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कैकोलॉजी। तो ये जो है आपका पैलेंटोलॉजी है, बेसिकली जो जीवाश्म का जो स्टडी होता है। ठीक है, जीवाश्म का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको ये जो जीवाश्म का जो स्टडी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने बताया है इसको आपको सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है भाई, फालतू में कैलोलॉजी। इवन ये क्वेश्चन आपका UPSI में भी पूछा गया है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, ह्यूमन ब्यूटी को बोला जाता है कैलोलॉजी। कैकोलॉजी मैंने लिखा है, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हमने आंख के स्टडी को ऑप्थोमोलॉजी बोला, बर्ड के स्टडी को हमने ऑर्निथोलॉजी बोला। ठीक है, किडनी के स्टडी को हम लोग ने क्या बोला? नेफ्रोलॉजी बोला। और एक हार्ट का स्टडी पूछा जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और माउंटेन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन जो पर्वत होता है ये आपका क्या होता है? आपका ओरोलॉजी होता है। और जो ब्यूटी है, ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी को स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं कैलोलॉजी, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, स्टडी से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, तो जो था कुछ इंपॉर्टेंट हमने वो आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद है कि इन एडल्ट ह्यूमन ब्लड सेल्स आर प्राइमरी फॉर्म इन विच पार्ट? वयस्क मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस भाग में होता है? ठीक है, रक्त कोशिकाएं हो गई, जैसे कि RBC हो गया, WBC हो गया। ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये कहां बनता है? ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलोलॉजी बोलते हैं। वो हमने पीछे बात किया था। अब देखिए, तो यहां है आपका इन एडल्ट ह्यूमन ब्लड। देखिए, जितना भी आपका RBC बोले, WBC बोले, ठीक है, ये सब बनता कहाँ है? तो ये बोन मैरो में बनता है, लॉन्ग बोन मैरो। बोन मैरो, ये शब्द याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो है, सबसे पहले तो याद रखो कि बोन मैरो, बोन मैरो, ये बोन मैरो आपको कहाँ मिलेगा? बोन मैरो आपको कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले फीमर। फीमर आपको अच्छे से आपको पूछा जाएगा पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का पूछा भी जाता है, पूरे बॉडी का। सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो फीमर। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो फीमर। कहाँ मिलता है? तो ये जांग में, थाई में मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ आपको ये वाला बोन मिलेगा, ये वाला हड्डी आपको मिलेगा। कौन सा हड्डी? बोन मैरो। कहाँ मिलेगा? फीमर में। और एक चीज मैंने आपको बताया था, ये क्या है? रेडियस एंड उल्ना है, ये दोनों हाथ में। यहाँ क्या है? ह्यूमरस। तो ये जो कलाई होता है, कलाई में भी लंबा हड्डी है, तो यहाँ में भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज आपको समझ के रखना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत कम लोग कर पाएंगे। कि सबको पता है कि बोन मेरो में बनता है, पर बोन मेरो का कहाँ? तो लॉन्ग बोन मेरो में, एक फीमर में जांग का हड्डी जो कि सबसे मजबूत और सबसे लंबा है, और एक आपका ये बाह का हड्डी में जो कि हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। यहाँ क्या बनता है? तो आरबीसी भी बनता है, आपका रेड ब्लड सेल भी बनता है, और आपका डब्ल्यूबीसी भी बनता है, व्हाइट ब्लड सेल भी बनता है। अब ध्यान से समझना, आरबीसी से क्या क्या पूछा गया और डब्ल्यूबी से क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जंतु है, ठीक है, जिसमें आरबीसी नहीं होता है। तो याद रखिएगा आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म आपको पता होगा, अर्थवर्म याद आया? अर्थवर्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? तो अर्थवर्म को ही किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म में क्या होता है? तो आपका आरबीसी नहीं होता है। और अर्थवर्म याद रखिएगा किस जगत से बिलोंग करता है? तो एनेलिडा से बिलोंग करता है। एनेलिडा, अच्छे से याद रखना, एनेलिडा से ये बिलोंग करता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। आरबीसी, अब देखो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि जो आपका आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कहाँ बनेगा? तो ये बोन मेरो में बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने ये देखा कि जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी याद रखिएगा सबसे पहले। तो आरबीसी में ये भी याद रखिएगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो बोलूं दिमाग में सेट करते जाना। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में, मतलब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं में, बट जो रेड ब्लड सेल में आरबीसी नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। बट याद रखना दो ऐसा जानवर है, ठीक है, एक केमल, केमल की तरीके से होता है, लंब, लंब देखना LUMB आप मारना, एक केमल का जैसा होता है, ठीक है। तो केमल जो होता है, मतलब जो आपका ऊंट जो होता है, उसका आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है आरबीसी बनता कहाँ है? तो बोन मेरो में। और ये मरता कहाँ है? बहुत अच्छे से याद रखना, स्प्लीन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा। अब प्लीहा से दरोगा में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, जो हम बोल रहे हैं ये डायरेक्ट आपके पेपर में आया है और आपका आएगा। सबसे पहले स्प्लीन जो प्लीहा है, ठीक है, इसको कब्रगाह किस कहा जाता है? किसका? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, अच्छे से याद रखना। आरबीसी का समय काल होता है 120 दिन, अच्छे से याद रखना। तो स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और स्प्लीन को ही अच्छे से याद रखिएगा बॉडी का ब्लड बैंक, मतलब हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी इसको ही कहा जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है, याद रखना। स्प्लीहा से एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेपर आप उठा के देखोगे कि स्प्लीहा जो है, मतलब आपका स्प्लीन जो है या प्लीहा जो है, ठीक है, ये आपका एज ए फिल्टर भी काम करते हैं। तो ऑप्शन में दिया था कौन है जो ऐसा फिल्टर काम करता है? क्यों? क्योंकि ये ब्लड को फिल्टर करता है। कैसे? तो सबसे पहले जो आरबीसी जो मर चुका है उसको छान के हटा देता है। दूसरा, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है, जो हमारे ब्लड के लिए हानिकारक है, उसको भी हटाता है। तो क्या ये फिल्टर का जैसे काम करता है? तो बोलोगे यस, ये फिल्टर का जैसे काम करता है। पहला, इसको क्या बोला जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, और इसको बॉडी का ब्लड बैंक भी आपको कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां है लीवर। लीवर से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सबसे पहले याद रखना, पूरे बॉडी का जो आंतरिक हमारा संरचना है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो लीवर है। वो क्या है? लीवर है। दूसरा याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे बॉडी में जो एमोनिया, जो कि बहुत ही विषैला पदार्थ है, तो एमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो याद रखिएगा यही है जो आपका एमोनिया को क्या कर देता है? यूरिया में आपका कन्वर्ट कर देता है। कौन? तो लीवर है जो क्या करता है? आपका एमोनिया को आपका यूरिया में चेंज कर देता है। एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस या चिरोसिस आप कह सकते हो, ठीक है। इसका स्पेलिंग अगर मैं देख के आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? सिरोसिस, CIR, क्योंकि एक सिरोसिस एक स्किन का बीमारी भी होता है, सिरोसिस, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, ठीक है, CIRROHISS, ठीक है। एक बार देख लेना, सिरोसिस, ठीक है। तो सिरोसिस जो एक बीमारी होता है, पेट का एक बीमारी होता है, बोलो पेट का बोला हूं, लीवर का एक बीमारी होता है। जब आप ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करोगे तब आपको सिरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोसिस आपको बीमारी हो जाएगा। इसको चिरोसिस भी बोलते हैं, बट सिरोसिस अब अभी आप याद रखिए,
ठीक है, सिरोसिस जो है आपका पेट का। तो याद रखना, ज़्यादा अगर आप पियोगे दारू तो कौन सा बीमारी होगा, सिरोसिस, जिससे लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। लीवर का फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा फंक्शन यही है, ठीक है, कि आपका ये एमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। ये सबसे बड़ा आपका क्या है, आपका बॉडी के अंदर में जो ग्रंथि है, जिसका सबसे बड़ा आपका ग्रंथि है। किडनी से याद रखिएगा, ठीक है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है, वो किडनी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पूछा जाता है कि किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। आपको ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप यहां से कम याद रखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो यूनिवर्सल, एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन सा था, याद करो। यूनिवर्सल डोनर कौन था, तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है ये होता है आपका ओ नेगेटिव। ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी होता है। अब क्यों मैंने बताया था, तो जल्दी से बताओ क्या क्या क्वेश्चन इससे मैंने बताया था। सबसे पहले ओ पॉजिटिव नहीं होगा। ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर भी होता है। क्या होता है उसमें, आरएच फैक्टर। अब देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पूछा जाएगा कि ओ नेगेटिव जो होता है, ठीक है, ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता क्यों होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, नो एंटीजन। और जो आपका ए बी है ये सर्वग्राही क्यों होता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें नो एंटीबॉडी होता है। याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करवाए हैं पिछले वाले वीडियो में, तो इसको हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका प्रोटीन आर मेड अप ऑफ विच स्मॉलर बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन जो होता है किस छोटे अणुओं से बना होता है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जितना भी हम पोषक पदार्थ खाते हैं उसमें जो कौन सा पोषक पदार्थ है जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जो बोला जाता है, इसलिए आप देखते हो जो जिम वूम जाते हैं वो प्रोटीन का इतना बड़का बड़का वो डब्बा लेके रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारा बॉडी बनाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जो बोला जाता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जो बोला जाता है किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जो बोला जाता है प्रोटीन को बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन को। अरे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। क्या बोला जाता है इसको, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, ये एक क्या है, कोशिकांग है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, याद आया। अब जो प्रोटीन है, देखो प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, 20 डिफरेंट आपको एमिनो एसिड चाहिए होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको याद हो, पूछा गया कि प्रोटीन बनाने के लिए कितना आपको एमिनो एसिड चाहिए होता है, तो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड चाहिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहां हो जाएगा एमिनो एसिड। याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा के आपको पूछा गया था कि जो एमिनो एसिड जो है, ठीक है, 20 एमिनो एसिड चाहिए, ठीक है, जिसमें 9 एमिनो एसिड जो होता है एसेंशियल बोला जाता है कि 20 में 9 को एसेंशियल मतलब आवश्यक, तो 9 इसमें जो होता है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। क्या होता है, सब लिखा हुआ है आपका, ठीक है, 9 जो होता है इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, एसेंशियल एमिनो। तो पूछा जाएगा 20 यूनिट में कितने आपके एसेंशियल होते हैं, तो 9 जो होते हैं एसेंशियल। और ऑप्शन में दिया था कि इसमें से कौन सा है जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो आपको 2 कम से कम अभी याद रखोगे, एक है आपका लाइसिन और एक है आपका लियोसिन। लाइसिन एंड लियोसिन आपको याद रखना है, ये 2 ऐसे हैं जो आपके एसेंशियल एमिनो एसिड में आपके आते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लाइसिन एंड लियोसिन जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो LYSINE लाइसिन, ठीक है, और LEUCIN, तो लाइसिन और ल्यूसिन जो है आपको ये 2 एसेंशियल है। ऑप्शन में ये दिया हुआ था 9 में से ये 2, बाकी 9 आपको टोटल याद नहीं करना है, देख लेना है, बट ये 2 पक्का याद रखिएगा, लाइसिन और ल्यूसिन 2 एसेंशियल एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड याद रखिएगा 20 एमिनो एसिड चाहिए होता है एक प्रोटीन बनाने के लिए। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के PGT TGT वाला एग्जाम जो होता है, ठीक है, कि जो
न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, देखो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है चाहे आरएनए होता है, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पक्का याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, तो ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए, तो पूछा क्या था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका कार्य, आपका जो उसका जो बेसिक यूनिट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट जो होता है, कार्यात्मक इकाई जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आपका फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हो, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट जो होता है, ठीक है, उसका जो मूल इकाई जो होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। डीएनए का आप अच्छे से याद रखिएगा, डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल था, मतलब घुमाव कुंडीला वाला जो आपका इसका मॉडल था, वो किसने दिया था डीएनए का, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। अब ये इतना न्यूज में क्यों है वाटसन एंड क्रिक, अभी इसलिए इतना न्यूज में क्योंकि वाटसन जी जो है इनका अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इनका देहांत हो गया, मतलब डेथ हो गया। तो ये आप करंट में भी आपको दिखेगा। तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और डीएनए न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट मूल इकाई क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये भी चीज याद रखना है। और डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल था वो किसने आपका डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और आरएनए का मॉडल किसने किया था, तो वाटसन एंड आर्थर ने किया था। ये वाटसन एंड क्रिक, ये वाटसन एंड आर्थर, और वाटसन जी का देहांत हो गया है, ठीक है, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए से, मैं अभी आपको कनेक्ट करवाता हूं, हाँ, कि कौन सा ऐसा एंजाइम जब डीएनए टूटता है, डीएनए मतलब अलग अलग हो जाता है, डीएनए बेसिकली क्या आपको सबको पता होगा, तो डीएनए जब जो होता है, डीएनए जब अलग अलग टूट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, तो मान लो कि अगर ये डीएनए का मैं इस तरीके से मॉडल बनाता हूं, ठीक है, तो इसका जो छोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या बनेंगे, एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं कि नहीं, अरे ये सब समझाया हुआ है। तो डीएनए है, तो डीएनए का एक छोटा वाला पार्ट को सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा वाला पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये डीएनए जब अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं, ये आपका दरोगा 1275 मेंस में था। तो उसको जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लाइगेज, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लाइगेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लाइगेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आपको डीएनए से पूछा गया था, अगर आपको याद हो याद करो, ठीक है, कि एक्सेप्ट आपका जो कोई सेल है, जो कोशिका है, एक्सेप्ट आपका न्यूक्लियस केंद्रक को छोड़ के डीएनए और कहां कहां मिलता है, तो दो ऐसे कोशिकांग हैं, ठीक है, एक आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और दूसरा याद रखना है आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका देखोगे आपका दोनों जगह दिखेगा आपको, ये आपका मतलब प्लांट में भी दिखेगा और एनिमल में भी दिखेगा। बट जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो हरित लवक आपने सुना होगा, जो क्लोरोप्लास्ट जो आपका कोशिकांग है वो सिर्फ प्लांट में मिलता है। और जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, एक्सेप्ट आपका न्यूक्लियस केंद्रक को छोड़ के, ये दोनों में भी खुद का अपना डीएनए होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। ल्यूसिन जितना मैंने बताया ये सब आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कि कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन, ठीक है, कपास का रेशा, ठीक है, देखिए एक बार यहां है कि कपास का रेशा। अब कोशिश मेरा ये रहेगा कि और भी क्वेश्चंस में आपको करवा दूं पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, कॉटन फाइबर 1 घंटे में इतने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से ज्यादा आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन, ठीक है, कॉटन कपास का रेशा कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबको पता है किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका बीज से। बीज से आपने देखा होगा, बीज के चारों तरफ क्या होता है, आपका कपास होता है। अब देखो कपास का बात चला है ना, तो मैं इसको थोड़ा हिस्ट्री से एक बार कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था कि जो आपका जो कॉटन है, जो कपास है, सबसे पहले इसको किसने उपजाया था भारतीय उपमहाद्वीप में, तो याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले इन लोगों ने उपजाया था। दूसरा एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिंद जो यूनानी लोग थे वो कपास को क्या कहते थे, तो हिंडन कहते थे, हिंडन। और इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कपास से सूती का कपड़ा भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो इतना नहीं जाएंगे, अभी इतना याद रखना, हिंडन, हिंडन बोला जाता था, ठीक है, हिंडन, हिंडन, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले कपास इन्होंने उगाया था, ये याद रखना।
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही बेसिक है। हिंडन नहीं था, सिंडन था, वही में दिमाग में आ रहा था। ठीक है, कि आपको उसको सिंडन कहा जाता था। यूनानियों को, जो यूनानी जो थे, आपको ये जो कॉटन था उसको सिंडन कहते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे पहले कॉटन उपजाया था भारतीय उपमहाद्वीप में, वो भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है कि कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट, तो आपको याद रखना है सीड से। कॉटन के लिए सबसे जल्दी से क्विक आप रिवीजन करेंगे, कॉटन के लिए सबसे अच्छा जो आपका सॉइल होता है कौन सा होता है, मिट्टी कौन सा होता है, तो वो होता है रेगुर सॉइल। रेगुर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्लैक सॉइल। और कौन सा ऐसा सॉइल है, कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसको श्वेत जोत मिट्टी भी बोलते हैं, खुद से अपने आप को जोत लेता है, तो श्वेत जोत मिट्टी भी हम लोग काली मिट्टी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। अब दरोगा में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से मैं करता हूँ लिप से, पत्ता से। पहला पूछा गया था जो आपका ओनियन होता है, जो आपका ओनियन होता है, डेट मीन्स आपका जो प्याज होता है, ठीक है, वो अपना फूड जो है, जो आपका जो खाद्य है, वो कहाँ स्टोर करता है, तो याद रखिएगा लिप्स में, याद रखिएगा लिप्स में। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, जब एग्जाम में पूछा गया कि जो ओनियन जो है, जो प्याज है, अपना खाद्य कहाँ स्टोर करता है, फूड कहाँ स्टोर करता है, लिप्स में। वो इसलिए पूछा गया कि अगर पूछेगा कि जो आपका ओनियन है, जो आपका प्याज है, वो क्या है, वो तना है कि जड़ है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि वो जड़ है, पर वो जड़ नहीं, वो तना है। और फिर आपको दिमाग में आएगा कि ठीक है ये तना है, तो अपना तना में ही आपका ये स्टोर करता होगा। नहीं, याद रखिएगा सबसे पहले ओनियन क्या है, एक तना है, स्टेम है। और अपना फूड कहाँ स्टोर करता है, तो आपका पत्तियों में अपना ये क्या करता है, खाद्य अपना स्टोर करता है। एक यहीं से क्वेश्चन और पूछा गया था, लिप से ही पूछा गया था कि जो भी आपका जो आपका कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा, कैक्टस प्लांट आपने देखा है, तो उसमें जो आपका कांटा निकला हुआ होता है, वो किसका रूपांतरित रूप होता है, किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा थ्रोन जो होता है, मतलब कांटा जो होता है आपका कैक्टस प्लांट में, वो भी लिव्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, लिव्स का। आपको अच्छे से याद रखना है, लिव्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। गाजर और याद रखिएगा मूली जो है, गाजर और मूली क्या है, आपका रूट है, अच्छे से याद रखिएगा, रूट है। और आपका जो आलू जो है, ठीक है, वो क्या है, आपका तना है। ये चीज ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कॉटन के बारे में नहीं, जो बताया वो चीज आपको याद रखना है।